रंध्रावकाश में ये पढ़ा था, रंध्र दो प्रकार के होते हैं, नहीं पढ़ा? कुछ भी नहीं पढ़ा है ना? ओके, तो रंध्रावकाश क्या होता है? रंध्रावकाश देखो, ये अलग बात है, रंध्रावकाश अलग बात है। किसी मर्दा के कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान को रंध्र कहते हैं, और किसी मर्दा में उपस्थित कुल रंध्रों का आयतन रंध्रावकाश कहलाता है। आप जो है, आप अकेले स्टूडेंट है और पूरे स्टूडेंट मिलकर क्लास बनाते हैं, तो एक रंध्र सब रंध्रावकाश। तो याद रखना, दो मर्दा या मर्दा कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान रंध्र कहलाते हैं, और किसी मर्दा में उपस्थित कुल रंध्रों का आयतन रंध्र अवकाश कहलाता है। तो किसी मर्दा में उपस्थित कुल रंध्रों का आयतन क्या कहलाता है? रंध्र अवकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? रंध्र अवकाश। और ये जो रंध्र अवकाश होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़े बहुत हम रंध्र के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? रंध्र के बारे में। रंध्र क्या होते हैं? तो रंध्र क्या होते हैं? मर्दा कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान। तो रंध्र होते हैं जिसको हम बोलते हैं पोर्स, ये होते हैं मर्दा कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान। मर्दा कणों के मध्य उपस्थित रिक्त स्थान। रिक्त माने खाली, जो स्थान मर्दा कणों ने नहीं भरा है, खाली रह गया है, वो स्थान क्या कहलाता है? रंध्र कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? रंध्र। सो द पोर क्या है? पोर रिक्त स्थान है, वो खाली स्थान है, वो खाली जगह है, वो वॉइड है, वो रिमेनिंग स्पेस है जहां पे सोइल के पार्टिकल्स नहीं है, मिट्टी के कण नहीं है, जो खाली रह गया, उसको बोलते हैं रंध्र। रंध्र सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं रंध्र? कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से पता है किसी को? बड़े रंध्र, छोटे रंध्र। बड़े रंध्र और छोटे। बड़े रंध्र को बोलते हैं वृद्ध रंध्र। कौन से रंध्र? वृद्ध माने बड़े। और सेकंड नंबर पे है सूक्ष्म रंध्र। सूक्ष्म माने छोटे रंध्र। तो कितने प्रकार के रंध्र हो गए? सूक्ष्म और वृद्ध। वृद्ध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बड़े को बोलते हैं, रंध्र दो बार हो गए, मैक्रो। क्या बोलते हैं? मैक्रो। और छोटों को बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं भैया? माइक्रो। तो बड़ों को तो बोलते हैं मैक्रो और छोटे को बोलते हैं माइक्रो और मैक्रो। जो मैक्रो होते हैं उनको अकेशिकीय कौन से रंध्र बोलते हैं? अकेशिकीय रंध्र भी किसको बोलते हैं? याद रखना, अकेशिकीय रंध्र कहलाते हैं जो बड़े, जो बिना केशिकाओं के, केशिका बोलते हैं नलियों के, जो बिना नलियों के रंध्र है, बड़े बड़े रंध्र जिसकी नलियां नहीं बनती, उसको अकेशिकीय रंध्र बोलते हैं। और जो केशिकीय रंध्र है, जिसमें छोटी छोटी नलियां बन जाती है रंध्रों की वजह से, इनको बोलते हैं केशिकीय रंध्र। केशिकीय रंध्र किसको बोलते हैं? छोटे रंध्र को। ये नहीं लिख रखा है? हाँ, लिख लीजिए। केशिकीय रंध्र किसको बोलते हैं? सूक्ष्म रंध्र को। और वृद्ध रंध्र को क्या बोलते हैं? अकेशिकीय रंध्र। बड़े जो रंध्र होते हैं वो पानी रोक नहीं पाते। बड़े जो रंध्र है वो पानी रोकेगा, निकाल चला जाएगा नीचे। तो ये क्या कार्य करते हैं? याद रखना, वायु संचरण का कार्य करते हैं। किसका काम करता है? वायु संचरण का काम। तो वायु संचरण किसमें होता है? और जल धारण का काम कौन करते हैं? सूक्ष्म रंध्र करते हैं। तो मिट्टी में पानी रोकने का काम तो कौन करते हैं? और वायु को आदान प्रदान का काम कौन करते हैं? सूक्ष्म रंध्र जो होते हैं उनकी साइज होती है 0.06 mm से कम, और वृद्ध रंध्रों की होती है 0.06 mm से ज्यादा। ये भी बात याद रखना। बस ये तीन बातें लिख लो। लिख रखिए, समझ में भी आई? बड़े रंध्र कौन से? मैं बोलूं वृद्ध रंध्र कौन सी मर्दाओं में पाए जाते हैं? तो वेरी गुड, रेतीली या बलुई मर्दाओं में। तो बलुई और रेतीली मर्दाओं में कौन से रंध्र? वृद्ध रंध्र। और मैं यदि बोलूं सूक्ष्म रंध्र कौन सी मर्दाओं में पाए जाते हैं? मृत्तिका या काली मर्दा में। क्या बात है, लिखा हुआ ये भी? तो जो नहीं लिखा हुआ वो लिख लो, जिसने नहीं लिखा उसको लिख लो, जिसके लिख रखा है उसको लिख रहने दो। एक सूत्र याद रखना है, रख लोगे? पक्का रख लोगे? तो ये है फॉर्मूला रंध्र अवकाश प्रतिशत ज्ञात करने का। किसका है? रंध्र अवकाश प्रतिशत ज्ञात करने का। और सूत्र क्या है? देखो, पहला सूत्र तो है 100 माइनस बीडी अपॉन पीडी इंटू 100, बिना कोई ब्रैकेट के। 100 में से बीडी पीडी को घटाना है, गुणा कर लेना 100 से। पहला तो ये। इसमें यदि हम 100 को कॉमन ले ले बाहर, 100 को कॉमन ले ले और पीछे ब्रैकेट में क्या रखता है, तो 100 बाहर ले लिया तो पीछे क्या रह गया? 1 माइनस बीडी अपॉन पीडी इंटू 100। क्यों? 100 तो बाहर ले लिया, तो यहां कितना रह गया? 1। तो 1 से कोई गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भली ये वाला याद करो, भली ये वाला याद करो, लेकिन आपको याद कौन सा करना है? दोनों करना। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कभी पूछ लिया क्वेश्चन आ गया फॉर्मूला कौन सा है, तो दोनों पता होने चाहिए। दोनों लिख रखे हैं क्या? लेकिन न्यूमेरिकल करने के लिए यदि कोई क्वेश्चन आ जाए आपका गणित का और वो करना है, तो इसमें से कोई सा भी याद कर लो। नीचे वाला थोड़ा सा सरल है, ये याद रखना, 1 माइनस बीडी अपॉन पीडी इंटू 100। अभी क्वेश्चन करके देखें इसका। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके, रफ कॉपी निकाल दो सब। रफ कॉपी निकाल दो, निकाल दी? अब देखो, इसमें बीडी और पीडी अपने को दे रखी है। बीडी दे रखी है, याद रखना, 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पीडी दे रखी है 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और आपसे बोल दिया कि क्या ज्ञात करो? रंध्रावकाश ज्ञात करो। कैसे करोगे भाई? कितना आना चाहिए आंसर? क्या हुआ शकुंतला देवी? जानते हो शकुंतला देवी को? ह्यूमन कैलकुलेटर कहते हैं उनको। ह्यूमन कैलकुलेटर, जो अपन कैलकुलेटर से भी नहीं कर पाते ना, वो बैठे बैठे कर लेती है, बिना किसी कैलकुलेटर कॉपी पेन के यूज किए। और अपन देखो कितना ज्ञान लगा रहे हैं।
लिखवा के, बीडी मतलब बल्क डेंसिटी मतलब स्थूल घनत्व, पीडी माने पार्टिकल डेंसिटी कण घनत्व है। अब देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। रंध्र अवकाश का क्या फॉर्मूला होता है? रंध्र अवकाश प्रतिशत बराबर क्या होता है? 1 माइनस बीडी अपॉन पीडी इंटू 100। बीडी दे रखा है कितना है 1 पीटी कितना है 2.4 इंटू 100। अब 100 बाहर है, इसको बाहर ही रहने दो। पहले ब्रैकेट को, बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास का नियम नहीं पता, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर आपके बाद में डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, उससे पहले एडिशन करते हैं। तो अब आप सबको पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट में जो कुछ कट रहा है वो काट दो। दशमलव के बाद यदि संख्या का नंबर बराबर है तो दशमलव हट जाते हैं। पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया। तो अब क्या हो गया देखो, 1/12/24 इंटू 100। आप सभी को पता है 12 का पहाड़ा एक बार बोलो तो 12 आता है, 2 बार बोलो तो 24 आता है। तो 1 माइनस 1/2 इंटू 100। अब 1 में से 1/2 गया तो आधा बचेगा, आधा इंटू 100। 100 एकम 100 भाग 2, 50%। आप नोट्स कहां से बनाए? कहीं से नहीं बनाए, आपको नोट्स मिले हैं। आप यदि कल की क्लास देखी होती तो आपको बताया मैंने कहां नोट्स मिलेंगे। कहां मिलेंगे? नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट के अंदर आपके नोट्स अपलोड किए हुए हैं। तो नोटिफिकेशन या अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाना है और वहां से नोट्स डाउनलोड करने। लिख लिया सबने? फिर एक क्वेश्चन और करवाते हैं, फिर एक क्वेश्चन और करवाया जाएगा। दे रखी है पीडी, दे रखी बीडी, दे रखी 1.1, पीडी दे रखी 3.3। अरे बीडी मीन बल्क डेंसिटी रे, स्थूल घनत्व। बीडी तो ऐसे पूछ रहे, पीडी का अच्छा पता ही है। $66.6 आंसर आएगा। देखो वापस देखो, 1 माइनस बीडी कितनी है 1.1, पीडी कितना है 3.3 इंटू 100। पॉइंट से पॉइंट कट, 1 माइनस 11/33 इंटू 100, एक बार 3 बार, ओके। 1 माइनस 1/3 इंटू 100। एक में से 1/3 जाता है ना, तो आपको याद रखना है कि पहले ऐसा नहीं हो तो पहले भाग। आपको क्या लगा कि 1 में से 1/3 जाता है तो 1/3 रहता है? नहीं, आपको 1 में से 1/3, अब आप कुछ भी नहीं हो ना, कुछ भी नहीं करना अभी, इसको दोनों से गुणा कर लीजिए। तो आपको क्या करना है 100 माइनस 100/3 करना है भैया, ये कॉमन है ना। तो पहले इससे गुणा होगा 100 एकम, फिर 100 1/3 से गुणा होगा 100 एकम 100/3, तो 100 माइनस 100/3। अब 3 का पहाड़ा 10 में कितनी बार गया? 3 बार, पीछे 1 रह गया, फिर कितनी बार गया? 3 बार, पीछे 1 रह गया, फिर कितनी बार गया? 3 बार। 100 माइनस 33.3 भैया, नॉट 33.3 आंसर है। 100 में से 33.3 घटाओगे तो आंसर आएगा 66.6%। समझ रहे? और दूं एक क्वेश्चन, आप क्या यही रुक गए? 100 में 1 में से माइनस करना भूल गए और फिर इसी को गुणा कर लिया 100 से। भैया जो आया ना आंसर उसको 1 में से माइनस करो, जो आपका आंसर आया ना उसको 1 में से माइनस करो, तब आपका आंसर आएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। बहुत बढ़िया अमित, बिल्कुल सही आंसर है आपका। बीडी पीडी, अब देखो बीडी कितना है, बीडी है 1.25 ग्राम और पीडी है 2.50 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर सेंटीमीटर क्यूब। लिख लिए सबने? चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, मृदा वायु। क्या है? मृदा वायु। मृदा वायु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोइल एयर। क्या बोलते हैं? सोइल एयर। मृदा वायु आई कहां से, कोई बता सकता है? मिट्टी में वायु कहां से आई होगी? वायुमंडल से। वायुमंडल की जो वायु होती है ना वही मृदा की। तो वायुमंडल की वायु किससे मिलकर बनी हुई है? गैस से। कौन कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी और गैसेज है। तो अब ये जो वायुमंडल से ही मिट्टी में गई तो मिट्टी में भी कौन सी होगी? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको याद रखना है कि लगभग वायुमंडलीय गैस और मृदा की गैस का संगठन कैसा होता है? बराबर होता है, समान होता है, कोई अंतर नहीं होता। लेकिन वायुमंडलीय गैस में कार्बन डाइऑक्साइड कम और आपकी सोइल की गैस में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। मिट्टी और वायुमंडल के बीच में गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? वायु संचरण कहलाता है। क्या कहलाता है? मिट्टी से गैस का बाहर आना वायुमंडल में और वायुमंडल से मिट्टी में जाना, ये तो प्रक्रिया ना एक्सचेंज की, इसको बोलते हैं वायु संचरण, सोइल एरिएशन। क्या बोलते हैं? वायु संचरण बोलते हैं। अब एक बात आप समझो कि मैं बोलूं वायुमंडल की मृदा के अंदर या वायुमंडल की वायु के अंदर, और मैं बोलूं मृदा की वायु के अंदर, जो आपका नाइट्रोजन है वो इस दोनों के अंदर 78% है। कितना है? लेकिन ऑक्सीजन जो है वो मृदा की वायु में तो है 20.6%, जबकि वायुमंडल में 20.9%।
तो आपका वायुमंडल में ऑक्सीजन क्या होता है? ज्यादा, और आपके मिट्टी में ऑक्सीजन क्या होता है? कम। CO2 की बात करूं मैं, CO2 की बात करूं तो मृदा वायु में होता है 0.3% या फिर 0.25%, लेकिन वायुमंडल में होता है 0.03, 10 गुना कम होता है। कितना गुना कम होता है? कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए वायुमंडल की तुलना में मृदा में 10 गुना अधिक CO2 होता है, कितना गुना अधिक? 10 टाइम ज्यादा होता है। क्यों होता है, कोई बता सकता है? भाई मिट्टी में जीव श्वसन करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। मिट्टी के अंदर पौधे की जड़ें CO2 छोड़ती है, लेकिन CO2 तो हम भी छोड़ते हैं, लेकिन हम छोड़ते हैं तो हमारे यहाँ पे पौधे क्या छोड़ते हैं? O2। लेकिन पौधे की जड़ें O2 नहीं छोड़ती, सिर्फ क्या छोड़ती है? CO2। जड़ें किसमें है? मिट्टी में। और मिट्टी में CO2 का लेवल क्या हो जाएगा? धीरे धीरे बढ़ जाएगा। फिर कार्बनिक पदार्थ सड़ते हैं तो क्या निकालते हैं? CO2। किसमें बढ़ेगी? मृदा में। तो कार्बनिक पदार्थ सड़ने से भी CO2 का लेवल बढ़ जाता है। ये दोनों ही इतने इंपॉर्टेंट है कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखना, मिट्टी की वायु में कितना? 0.3। वायुमंडल की वायु में कितना? यहां तो कितना है? CO2 0 पॉइंट, मिट्टी के अंदर कितना है? 0.3%। अगली बात समझ में। अब यदि मिट्टी के अंदर वायु कम हो जाएगी, 20% से यदि ऑक्सीजन कम हो जाती है तो पौधे अच्छे से वृद्धि नहीं कर सकते। कितना परसेंट होना चाहिए? 20%। और 10% से कम हो जाए CO2 तो पौधे क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पौधे क्या हो जाएंगे? खत्म। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है? मृदा ताप, सोइल टेम्परेचर। ये कोई वैसे इंपॉर्टेंट तो है नहीं, मैंने ऐसे पढ़ा रखा है, आपकी है भी नहीं। मृदा ताप क्या होता है? आप सभी को पता है, मिट्टी का एक टेम्परेचर होता है, मिट्टी का एक तापमान होता है। उस तापमान से, अच्छा बहुत बार आप देखते हैं कि किसी किसी सोइल के अंदर आप गर्मी में यदि आप गेहूं के सीड डालोगे मिट्टी में तो बहुत बार जर्मिनेट नहीं हो पाते, अंकुरित नहीं हो पाते। आप बहुत कड़कड़ाती ठंड के अंदर आप बाजरा की सोइंग कर दोगे या जवार की सोइंग कर दोगे तो बाजरा जवार जर्मिनेट ही नहीं, क्योंकि पौधे के बीज के जर्मिनेशन, अंकुरण के लिए तापमान चाहिए। वो तापमान मृदा प्रोवाइड करती है। कौन प्रोवाइड करती है? तो मृदा का एक तापमान होता है। हम मृदा के तापमान को मृदा ताप मापी से मापते हैं। किसे मापते हैं? मृदा ताप मापी। और मृदा का तापमान 0 से लगाकर 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, लेकिन याद रखना 0 से लगाकर 50 डिग्री सेल्सियस तक जो तापमान है उसमें 25 से लगाकर 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे उपयुक्त माना जाता है, ये बेस्ट है, 25 से लगाकर 35 तक। एक होता है विशिष्ट उष्मा। क्या होती है? क्या होती है विशिष्ट उष्मा? क्या होती है, कोई बता सकता है क्या? मुझे कैसे पता चलेगा? क्या है बच्चा यार, ये कंटेंट में से नहीं है बेटा। अनाउंसमेंट सेक्शन में जाएगा तो अनाउंसमेंट में या बैच वाले सेक्शन में जहां अनाउंसमेंट आता है वहां पे नोट्स मिलेंगे। और नोट्स के लिए क्लास में कमेंट नहीं करना होता है। आपको ये नोट्स नहीं भी मिल रहे हैं तो आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, वहां पे कॉल करना होता है हेल्पलाइन नंबर वालों को, क्योंकि हमने नहीं किया अपलोड। अपलोड करने वाले मैनेजमेंट। भाई मैं कैसे पता लगाऊं कि, अच्छा आपको क्या लगता है कि किसी मिट्टी को गर्म करने में और किसी पादप के पत्तियों को गर्म करने में और किसी पानी के बोतल में पानी रखा हुआ उसको गर्म करने में और हलवे को गर्म करने में क्या सब में एक प्रकार की उष्मा चाहिए? सब एक ही प्रकार से गर्म होंगे? देखो जैसे कि लोहा होता है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन इसी की जगह आप ऐसा कोई दूसरा पदार्थ लोगे वो गर्म होने में समय लेगा। समझ रहे? पानी बहुत जल्दी आपके गर्म हो जाता है, आपने बहुत बार देखा घी गर्म होने में समय लेता है। तो ये दोनों ही जब तरल है तो इसका इतना समय क्यों ले रहे हैं? तो याद रखना सबकी विशिष्ट उष्मा अलग अलग होती है। विशिष्ट उष्मा क्या होती है? तो याद रखना किसी भी पदार्थ की, समझना, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम भार को, कितने ग्राम भार को? 1 ग्राम भार को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए, समझना, किसी भी पदार्थ के 1 ग्राम भार को, जैसे पानी का 1 ग्राम लिया, उसको कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे पानी अपन ने लिया था वो 0 डिग्री सेल्सियस का था, बर्फ था, क्या था? बर्फ। अब अपन को इसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है। कितना पानी लिया अपन ने? 1 ग्राम। तो अब इसको बढ़ाएंगे हम 1 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको कुछ तापमान चाहिए ना, कुछ उष्मा चाहिए ना। उस उष्मा को बोलते हैं विशिष्ट उष्मा। उष्मा की वह मात्रा जो किसी 1 ग्राम पदार्थ को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए चाहिए होती है उसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट उष्मा। क्या बोलते हैं? और पानी को गर्म करने के लिए विशिष्ट उष्मा चाहिए 1 कैलोरी। कितनी चाहिए? पानी को यदि 1 कैलोरी उष्मा देंगे तो पानी कितना डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा? कितना ग्राम पानी? 1 ग्राम। तो 100 ग्राम पानी को कितना चाहिए? 100 कैलोरी। 100 ग्राम पानी को 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है कितनी कैलोरी चाहिए? 200। 1 ग्राम पानी को 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है कितना चाहिए? 2 कैलोरी। 1 ग्राम पानी को आधा डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है कितनी कैलोरी चाहिए? आधी कैलोरी। तो ये होती है विशिष्ट उष्मा, जो कि मृदा की होती है 0.2। कितनी होती है? और जल की कितनी होती है? मतलब यदि दोनों में समान तापमान दे, समान उष्मा दे, तो पानी आपका लेट गर्म होगा, मिट्टी आपकी जल्दी गर्म होगी। इसीलिए गर्मियों में मिट्टी पर नंगे पांव चलेंगे तो जल जाएंगे, और वहीं रखे हुए पानी से नहाएंगे तो ठंडा फील करेंगे। गर्मियों में एक बाल्टी भर के आप रख दो पानी गर्म धूप में, और वहां मिट्टी पड़ी है, फिर उसको लेने नंगे पैर जाओ तो आपको पता लगेगा नंगे पैर जाओगे तो पैर तो जलेंगे, लेकिन उसी में रखे हुए पानी से नहाओगे तो ठंडा लगेगा, क्योंकि पानी इतना जल्दी गर्म नहीं। जो इतना जल्दी गर्म नहीं होता उतना जल्दी ठंडा भी। मिट्टी जल्दी ठंडी होती है, पानी जल्दी ठंडा। तो इसलिए बहुत बार आप देखिए रात की 9 बजे गर्मियों में नहा रहे हो तो छत की टंकी से पानी गर्म आ रहा है, लेकिन बाहर की धूल क्या हो गई है? ठंडी हो गई है। तो पानी जल्दी ही लेट गर्म होता है, देरी से गर्म होता है, और देरी से ही। और मर्दा जो होती है वो जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही, क्योंकि इसकी विशिष्ट उष्मा क्या होती है मर्दा की? कम। तो यार लिखा हुआ होगा, देख लो, नहीं लिखा हो तो मैं लिखवाता हूँ। लिखा हुआ है मर्दा का कितना लिखा हुआ है, और जल का, और क्या लाइन लिखी हुई है? क्या? 0 0 डिग्री, डिग्री वो। अरे वो क्या लिखा, मैं देख लेता हूँ। हाँ। अरे नहीं, वो अब लिखे, सही बोल रहे हैं, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस पर ग्राम। दे
सही बंदा है यार तुम। हाँ, ये दोनों ही जो है ना वो ऑब्लिक है दोनों ही। 0.2 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस प्रति ग्राम, कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस प्रति ग्राम। नेक्स्ट है मृदा रंध्र, सॉरी मृदा रंग। क्या है? मृदा रंग। रंग रंग तो आपने देखा होगा मिट्टी का। रंग तो कैसा कैसा रंग देख रखा है अभी तक मिट्टी का? भूरा देख रखा है, काला, लाल, पीला। है पीला किसने देख रखा बताओ? कहां देखा? गांव तुम कहां से है? दोबारा पीला कहां देख लिया तूने? कहां देखा? भूरा के घर पे? हल्दी देखी होगी, हल्दी। मिट्टी, अच्छा मिट्टी पीली में कितनी? एकदम पीली थी एकदम। हाँ गेहूं वर्णी होगी है, गेहूं जैसे कलर की, गेहूं जैसा पीला होता है ना वैसे पीली होगी ना, एकदम पीली मिट्टी नहीं होती। और हमारे वहां पे जो चिकनी मिट्टी है उसको पीली बोलते हैं, वो गोबर में मिला के नीपने के काम आती है, तो चिकनी मिट्टी होती है। क्यों करते हैं ऐसा पता है? क्योंकि मिट्टी की बाइंडेशन पावर अच्छी होती है। गोबर जो होता है वो बांध के रखता है, ठंडा रखता है आंगन को, मिट्टी बांध के रखती है ताकि बहुत दिनों तक नया लगे घर और अच्छा लगे। आपने देखा कभी मिट्टी के घर देखे आपने? मिट्टी के फर्श देखा मिट्टी का? आप देखो एक फर्श बना रखा आपने पत्थर का, एक मिट्टी का फर्श दिन के 2 बजे गर्मी में भी गर्म नहीं होगा, नंगे पांव चलेंगे। आजकल जो फर्श बनाते हैं वो बहुत जल्दी गर्म होते हैं, बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। आप सर्दियों में नंगे पांव घर में, आज सब घरों में चप्पल पहनते हैं। अपने दादी और को अच्छा नहीं लगता, दादी जी बोलते हैं घर में चप्पल मत पहनो भाई बेटा, है रसोई में तक चप्पल पहन के चले जाते हैं। आजकल ऐसे चल रहा है, नहीं जाते? हाँ अभी आजकल बहुत घरों में चल रहा है। तुम तो गांव के होंगे, शहरों में आप देखोगे यहाँ पे हर जगह चप्पल है। मैस में आप चप्पल पहन के जा रहे हो, तुम घर में ऐसे खाना खाने चप्पल पहन के जा सकते हो क्या? हाँ, पापा के पैर में जूता 10 नंबर का है, पड़ेगा तो नहीं। लेकिन ये क्या हुआ, समय के साथ परिवर्तन हुआ। ऐसा क्यों हुआ? पहले घर कच्चे हुए करते थे तो वहां गोबर के होंगे या मिट्टी के घर होंगे, घास फूस के घर होते थे, तो वहां के फर्श बड़े ठंडे रहते थे और गर्मियों में बड़े गर्म रहते थे। सॉरी सर्दियों में बड़े गर्म रहते थे। तो ये उल्टा है, और मिट्टी का भी उल्टा है, पानी का भी उल्टा है। पानी आप देखोगे सर्दियों के अंदर भूजल जो आएगा ना, ग्राउंड वाटर, वो गर्म आएगा। तो बहुत बार ट्यूबवेल शुरू करके हम जो बोरवेल शुरू करके नहाते हैं ना सुबह सुबह सर्दियों में, बोले गर्म पानी आ रहा है, और गर्मियों में जब सुबह सुबह ऑन करेंगे ठंडा पानी आएगा। तो ये प्रकृति अपने आप कन्वर्ट करती है हर चीज को, प्रकृति अपने आप करती है। तो मृदा रंग आपने अलग अलग प्रकार के देखेंगे। मृदा रंगों में एक मृदा रंग सफेद रंग होता है, वो मिट्टी का रंग नहीं होता, वो मिट्टी की सतह पे बहुत बार लवण जमा हो जाते हैं। क्या जमा हो जाते हैं? जिसको हम नमक बोलते हैं। जैसे आप यहाँ से जयपुर जाओ तो आपको सांबर जब आप क्रॉस करोगे तो आपको पूरी व्हाइट कलर की पट्टी दिखेगी, आपको कहीं मिट्टी का रंग दिखेगा नहीं, सफेद ही सफेद दिखेगी सांबर झील के आसपास, क्योंकि वो नमक बना रहे हैं। तो वो पानी वहां से ला रहे हैं, उसको सुखा रहे हैं पानी को, तो नमक पीछे रह रहा है, तो नमक बनाने के लिए काम में ले रहे हैं। तो ऐसा नमक यदि मिट्टी की सतह पर जमा हो जाए तो रंग कैसा हो जाए? सफेद हो जाए। यदि मिट्टी रेतीली या बलुई है तो उसका रंग भूरा होता है। कैसा होता है? और यदि मिट्टी के अंदर कली मृतिका का मात्रा बहुत ज्यादा है तो काली हो जाती है। कैसी हो जाती है? कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है तो अभी काली हो जाएगी। मिट्टी में यदि आयरन ज्यादा है तो उसका रंग हो जाता है लाल, और यदि मिट्टी में आयरन है और पानी भी ज्यादा है तो उसका रंग पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो अलग अलग प्रकार के रंग है। रंग पता करने के लिए एक चार्ट हमें दिया था एक वैज्ञानिक ने, उसका नाम है मुनसेल कलर चार्ट। क्या नाम है? तो आपको कभी पूछ लिया जाए मृदा रंग ज्ञात करने का चार्ट का क्या नाम है, मृदा रंग किसकी सहायता से ज्ञात किया जाता है? मुनसेल रंग चार्ट। एक चार्ट है जो किसने दिया था? मुनसेल ने, जिसको बोलते हैं मुनसेल रंग चार्ट। कौन सा रंग चार्ट? मुनसेल। मुनसेल रंग चार्ट के अंदर 3 खंड है। कितने खंड है? एक है यू, एक है वैल्यू, और एक है क्रोमा। यू है, वैल्यू है और क्रोमा है। तो मैं जब यू की बात करूं, वैल्यू की बात करूं और क्रोमा की बात करूं, तीनों ही रंग बताते हैं। ये किसके अंदर है, किसके यूज आता है? मृदा रंग पता लगाने के लिए। यू का मतलब होता है कि कौन सा रंग है। क्या है? कौन सा रंग है। आप दोनों खड़े हो लास्ट में, दोनों आप दोनों, हाँ कुलदीप आप भी। इन दोनों ने क्या पहन रखा है, कौन से कलर का शर्ट पहन रखा है बताओ? ब्लू। लेकिन दोनों एक जैसे ब्लू है क्या? नहीं, ब्लू का कलर देख, तुम ब्लू का कलर देख। तो एक का तो है नेवी ब्लू, थोड़ा डार्क ब्लू, और एक का है लाइट ब्लू। कैसा ब्लू है? लाइट ब्लू। तो ब्लू में भी 2 अलग अलग प्रकार है। अब मैं आपको कलर बताता हूं, नीचे बैठो। इसको डर लगा ना, पता नहीं सर क्या कहेंगे। ये दोनों ही कैसे हैं? पीले हैं, लेकिन इसमें आप देखेंगे थोड़ा लालपन लग रहा है। पीला है लेकिन ऑरेंज टाइप का है, और ये प्योर पीला है, येलो है। तो कलर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन सा प्रकार का कलर है ये कौन बताता है? यू। प्रभावी रंग को कौन बताता है? तो यू बताता है प्रभावी रंग को। किसको बताता है? प्रभावी रंग, किस प्रकार का रंग है ये कौन बताता है? कौन बताता है? यू। या फिर बताता है प्रभावी स्पेक्ट्रम। ये वर्ड याद रखना। कौन सा वर्ड? स्पेक्ट्रम। कौन सा वर्ड? स्पेक्ट्रम। प्रभावी रंग या प्रभावी स्पेक्ट्रम कौन बताता है? यू बताता है। सेकेंड नंबर पे है वैल्यू। वैल्यू आपको समझना है। वैल्यू का मतलब होता है, यहां पे वैल्यू बताता है कि वो रंग कितना हल्का है या कितना गहरा है। तो रंग का हल्कापन व गहरापन कौन बताता है? कि भाई देखो, एक मैं बोलूं कि गुलाबी, हल्का गुलाबी, मैं बोलूं लाल, हल्का लाल, ऐसा अरे गहरा लाल है, ऐसे बोले ना लाल। एक बोलते ना अपन कि भाई धौड़ो धट है, रात तो लाल, कालो कट। तो कट वर्ड है मतलब बहुत ज्यादा काला है, ठीक ठाक है, घणो कालो कुओं नहीं, तो मतलब कम काला है। तो ये हम जब वर्ड बोलते हैं ना, जब पीछे कोई और हम लगाते हैं शब्द, तो उसका मतलब बहुत काला है। जैसे पीड़ो पट, भूरो भट्ट मतलब बहुत भूरा, और सिर्फ भूरा मतलब नॉर्मल भूरा, हल्का भूरा, कोई ज्यादा बुरा नहीं। तो आपको आपको याद रखना कि जिसके पीछे भी ये वर्ड लगते हैं वो बहुत हल्का गहरा है, और जिसके पीछे वर्ड नहीं लगते मतलब ठीक ठाक है। तो ये हल्कापन गहरापन कौन बताएगा? वैल्यू। काड़ो कट, ये कट कौन बता रहा है? वैल्यू। गहरापन कौन बता रहा है? हल्कापन कौन बता रहा है? वैल्यू। अब बहुत बार कलर मिक्स करते हैं ना तो तीसरा कलर बन जाता है। 2 कलर को मिक्स करो, तीसरा कलर। तो कलर शुद्ध है कि नहीं है, कि कोई और मिक्सर तो नहीं है, तो ये कौन बताएगा? तो रंग की शुद्धि के बारे में कौन बताएगा? रंग के हल्केपन गहरेपन के बारे में कौन बताएगा? और रंग के प्रभावी रंग के बारे में कौन बताएगा? यू बताएगा। आगे बात समझ में?
मिट्टी सफेद रंग की है तो याद रखना उसके लवणों की वजह से। किसकी वजह से? बलुई मिट्टी का रंग भूरा होता है। कैसा होता है? काली मिट्टी का रंग काला एक खनिज के कारण होता है जिसका नाम है टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। अंडरलाइन करो, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। लिखा हुआ नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से रंग काला होता है काली मृदाओं का। तो काली मिट्टियों का रंग काला किसकी वजह से होता है? टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट की वजह से। टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। अच्छा, कार्बनिक मृदाओं का रंग काला किसकी वजह से होता है? कार्बनिक पदार्थों की वजह से। लाल मिट्टियों का रंग लाल क्यों होता है? आयरन की वजह से, Fe2O3 की वजह से, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट की वजह से। और पीला रंग क्यों होता है? आयरन के हाइड्रोक्साइड की वजह से, जल में घुलनशील आयरन की वजह से। आगे बात समझ में? ये सब आपको याद रखना है। ओके, आगे बात समझ में? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रासायनिक गुणधर्म। तो ये तो कौन से गुणधर्म थे मिट्टी के? भौतिक। भौतिक में आप देखोगे तो मैंने शुरू में जो लिखा है उसमें से अभी तक अपन ने मृदा जल नहीं पढ़ा है। क्या नहीं पढ़ा है? मृदा जल। तो अब पहले हम मृदा जल पढ़ेंगे जो आपके सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। नोट्स के सबसे लास्ट में जाइए आप। हाँ, अब लास्ट के अंदर आप देखिए, शुरू के 1-2 पेज इधर मोड़िए, यहाँ कहीं मृदा जल लिखा होगा। ये मृदा जल हम पहले पढ़ेंगे, तो सबसे लास्ट वाला पेज पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मृदा जल। क्या होता है भाई मृदा जल? मृदा में उपस्थित वायु मृदा वायु, और मृदा में उपस्थित जल क्या कहलाता है? मृदा जल कहलाता है। जल का सूत्र क्या है? H2, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। और इसकी संरचना होती है ऐसी, ऑक्सीजन, यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन, यहां होता है माइनस, यहां होते हैं प्लस और प्लस। ये होता है जल। जल होता है, जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? तो H2O को हम क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल। मिट्टी के रंध्रों में पाए जाने वाला जो जल होता है उसी को हम मृदा जल कहते हैं। क्या कहते हैं? और किसी एक आदर्श मृदा में मृदा जल का आयतन 25% होता है। कितना होता है? और किस में पाए जाते हैं? रंध्रों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? रंध्रों में। चलो, अब हम बात करते हैं मृदा जल के वर्गीकरण की। किसकी बात करते हैं? ये मिट्टी में जो जितना टोटल जल पाया जाता है ना, वो टोटल पौधों को उपलब्ध नहीं होता। बहुत सारा ऐसा जल है जो पौधे को मिलता ही नहीं है। तो कुल जो मिट्टी में जल पाया जाता है उसको बोलते हैं हॉलार्ड। क्या बोलते हैं? हॉलार्ड। जल पाया जाता है जो कुल मिट्टी में, उसको बोलते हैं हॉलार्ड। क्या बोलते हैं? मृदा में पाया जाने वाला कुल जल क्या कहलाता है? हॉलार्ड। मिट्टी में पाया जाने वाला कुल, हॉल मतलब सभी, WHOLE, हॉल मतलब क्या होता है? सब। तो हॉलार्ड मतलब पूरा। तो कुल जल तो क्या कहलाता है? हॉलार्ड। एक होता है केशार्ड। क्या होता है? क्रेसार्ड होता है। क्रेसार्ड का मतलब होता है कि जो पौधे को उपलब्ध है। किसको उपलब्ध है? जो पानी, कुल पानी में से वो मात्रा जो पौधे को उपलब्ध है, केसार्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? और एक होता है इक्कार्ड। क्या होता है? इक्कार्ड का मतलब होता है जो पौधे को उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब इक्कार्ड और केसार्ड को जोड़ देंगे, ऑलार्ड बन जाएगा। ऑलार्ड मतलब केसार्ड प्लस इक्कार्ड। ऑलार्ड मतलब पूरा पानी, पौधे को उपलब्ध पानी, पौधे को अनुपलब्ध पानी, इक्कार्ड। आगे बात समझ में? तो ऑलार्ड और केसार्ड क्या होते हैं? ऑलार्ड मतलब संपूर्ण पानी, इकार्ड। ये तो आपको याद रखना, कभी पूछा जा सकता है ऑलार्ड का मतलब क्या है, केशार्ड का मतलब क्या है, इकार्ड का मतलब क्या है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि मृदा जल का जो हमने वर्गीकरण दिया उसमें मृदा जल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक जल होता है जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय जल। कैसा जल बोलते हैं? गुरुत्वीय। नाम पता लगना, गुरुत्वीय। गुरुत्वीय नाम सुना पहले कभी? कब सुना? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल। क्या होता है ग्रेविटेशनल? ये देखो, ये वाला क्यों आ रही नीचे? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे आती है। तो मिट्टी में पानी डालेंगे, पानी क्या मिट्टी की सतह पर आते गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है क्या? नहीं, और भी नीचे जाता है। आप गड्ढा खोदोगे नीचे नहीं गिरोगे क्या? गिरोगे। तो क्योंकि इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण सतह पे नहीं है। किसी को लगता होगा ना कि पृथ्वी की सतह खींचती है, नहीं। तो ऐसा होता तो गड्ढे में नहीं जाते अपन। पृथ्वी की सतह से हटा दो मिट्टी, यहां तो नीचे जाएंगे, दिखाओ गड्ढे। अब मैं यहां खड़ा हो जाऊं तो मैं नीचे नहीं जाऊंगा क्या? जाऊंगा। तो जब जो सतह आती रहेगी नीचे जाते रहेंगे, तो ये गुरुत्वाकर्षण है। तो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी के सेंटर में। जब तक आदमी सेंटर में नहीं पहुंचेगा गुरुत्वाकर्षण फील करेगा। तो पानी जब पौधे को देते हैं अपन मिट्टी में, तो मिट्टी में रन रहे तो पानी कहां जाएगा? नीचे। जब तक कोई रोकता नहीं नीचे चला जाएगा, कोई रोक दिया तो फिर जा नहीं पाएगा। तो जो नीचे चला जाता है पानी, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय जल। कौन सा जल? तो मृदा जल का वह भाग जो गुरुत्वाकर्षण बल के साथ नीचे की ओर चला जाता है, गुरुत्वीय जल कहलाता है। कौन सा जल कहलाता है? अब जो चला गया वो पौधे को मिलेगा, तो ये पौधे को मिलता, इसको हम बहुत बार अतिरिक्त जल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ जाएगा कौन सा? जो ज्यादा होगा, वो जो कम है वो जा नहीं पाएगा। दूसरे नंबर का जल होता है जो पौधे को मिलता है, जो सूक्ष्म रंध्रों में पाया जाता है। कौन से रंध्रों में पाया जाता है? और सूक्ष्म रंध्रों का दूसरा नाम क्या है? केसिकीय। देखो केसिकाएं लिखा ही ना मैंने। सूक्ष्म रंध्रों का दूसरा नाम क्या है? तो केसिकाएं से बना केसीय जल। कौन सा जल? तो जो सूक्ष्म रंध्रों में पाया जाता है वो क्या कहलाता है? और केसीय जल गुरुत्वाकर्षण के साथ जाता, बहता नहीं है। इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। तुम्हारा मूड जो है ना आज सही नहीं लग रहा, क्या हो गया तुम्हें? इसने सही आंसर दिया इसलिए तुम उदास हो ना? जल रहे ना? चलो चलो कोई नहीं। मृदा जल पढ़ रहे थे और जल का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। पहले नंबर पे एक जल पढ़ रहे थे, गुरुत्वीय जल। कौन सा जल है? कौन सा जल है? गुरुत्वीय जल। अब आप समझिए, पूरी कॉन्सेप्ट को समझिए। गुरुत्वीय जल क्या होता है? वह जल जो गुरुत्वाकर्षण के साथ चला जाता है। एक मिट्टी है, इस मिट्टी में अपन ने थोड़ा पानी देना शुरू किया, तो पानी थोड़ा कम है तो मिट्टी खुद बांध के रखेगी, बांध के रखेगी, मिट्टी पानी को जाने नहीं देगी। फिर थोड़ा और बढ़ेगा तो मिट्टी के अंदर पूरी की पूरी मिट्टी गीली हो गई। और पानी दिया तो पानी बहुत बहता है सतह पे। बह क्यों रहा है? बहता हमेशा किस ओर है? ढलान की ओर। ढलान की ओर कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। या नीचे की ओर जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय। तो वह जल जो मृदा में रुकता और किसके साथ चला जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल के साथ। कहां जाएगा? नीचे चला जाएगा, मिट्टी में रुकेगा, तो उस जल को क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय जल। कौन सा जल? गुरुत्वीय जल। कौन सा जल? गुरुत्वीय। तो ये जल मृदा में रुकता नहीं है, मृदा में रुकता नहीं है। तो रुकता नहीं है तो कहां जाता है? किसके? मिट्टी के। तो ये मिट्टी से भी नीचे चला जाता है। कौन से बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल। अब जो रुकेगा नहीं वो पौधे को मिलेगा क्या?
तो पौधे को मिलता, ये पौधे को मिलता नहीं, तो ये पादप को अवेलेबल नहीं है, ये पादप को मिलता नहीं है। अच्छा, कभी आपसे पूछते थे कि ये कौन से रंध्रों से होते हुए नीचे की तरफ जाता है, तो याद रखना ये बड़े वाले रंध्रों से। बड़े वाले रंध्र भी पानी को अंदर लेके जाएंगे, छोटे वाले रंध्र तो रोक लेंगे, छोटे वाले रंध्र जल धारण कर लेते हैं बड़े वाले रंध्रों में। तो ये रंध्र, ये जल थोड़े समय के लिए पड़ा रहेगा, कौन से रंध्रों में पड़ा रहेगा, बड़े रंध्रों में। ये कौन से रंध्रों में पड़ा रहता है, वृद्ध रंध्रों में या फिर बड़े रंध्रों में पड़ा रहता है। अच्छा, ये कौन से बार पे आता है, तो याद रखना ये 0 बार पे आता है। किस बार पे, यदि पूछ ले जल दबाव कितना है या मृदा जल दबाव कितना है, तो कितना है, या मृदा जल तनाव कितना है, तो मृदा जल तनाव कितना है, 0 बार। कितने बार पे, 0 बार। ये याद रखना है, मृदा जल तनाव, ये अंक में कुछ बताऊंगा आपको, यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गुरुत्वीय जल कौन से तनाव पे आता है, 0। 0 माने इसको कोई तनाव, खूब पानी है तभी तो नीचे जा रहा है, तनाव होता है तो पानी रुकता, समझना, टेंशन से पानी रुकता है। एक आदमी बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, तो उसको कोई टेंशन, हजारों एम्प्लॉयमेंट रखेगा, हजारों प्रकार के आपके आदमी रखेगा, पैसे देगा खूब, और खुद के पास ही नहीं है, तो रात दिन क्या रहेगा, किसी को देगा। तो मिट्टी में पानी जब ज्यादा होता है, टेंशन जब 0 होता है, तनाव जब 0 होता है, पानी खूब होता है, पानी बहता है, उसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय। अब बहुत बह गया तो पानी कम पड़ेगा, तो धीरे धीरे टेंशन बढ़ेगा, पानी जैसे कम होगा टेंशन बढ़ेगा। तो ये तो हो गया गुरुत्वीय। गुरुत्वीय के बाद में दूसरे नंबर पे कौन सा जल आता है, केसीय। केसीय जल किस में रहता है, शुष्क रंध्रों में रहता है। क्या बात है, कैपिलरी वाटर बोलते हैं इसको। कौन सा वाटर बोलते हैं, कैपिलरी। किस में रहता है, सूक्ष्म रंध्रों में रहता है। सूक्ष्म रंध्र पानी को बहने, तो ये पानी बहता मिट्टी में धारित रहता है, मिट्टी में बना रहता है, मिट्टी से जाता, और जो बना रहेगा उसको कौन ले लेंगे, पौधे। तो ये पौधों को उपलब्ध भी होता है, पौधों को क्या है, कुल केसीय जल पौधों को उपलब्ध होता है क्या, नहीं। याद रखना, केसीय जल होता है 0 से लगाकर 31 बार तक। कितने बार तक, 0 से लगाकर 31 मृदा जल तनाव पे रहता है। किस पे रहता है, मृदा जल तनाव पे। तो कितना है मृदा जल तनाव, 0 से 31 बार, 0 बार से लगाकर 31, या फिर आपको 0 नहीं याद रहे तो याद रखना है -1/3 बार, या फिर 1/3 बार। 1/3 से लगाकर 31 बार तक कौन सा जल रहता है, केसीय जल। कौन सा जल रहता है, केसीय। अब इस केसीय जल में क्या है, कुल केसीय जल पौधों को मिलता नहीं है। ये कौन से रंध्रों में रहता है, सूक्ष्म रंध्रों में। कौन से रंध्रों में, सूक्ष्म। याद रखना कि कुल केसीय जल पौधों को मिलता नहीं, तो केसीय जल का एक भाग ही मिलता है, पादप को उपलब्ध नहीं होता। तो केसीय जल का जो भाग पौधों को उपलब्ध होता है, उपलब्ध नहीं होता। तो जो जल उपलब्ध होता है उसको हम क्या बोलते हैं बताओ, जो पौधे को मिलता है उस जल को क्या बोलते हैं, वेरी गुड, उपलब्ध या प्राप्ति जल बोलते हैं। जो पौधे को पानी मिलता है उस जल को बोलते हैं उपलब्ध जल। एक आपको याद रखना, उपलब्ध जल क्या होता है, तो याद रखना वह जल जो पौधे को उपलब्ध होता है। और ये कहां से कहां तक होता है, 1/3 बार से लगाकर सिर्फ 15 बार तक। तो 16 से 31 बार तक आप उपलब्ध नहीं है। कहां तक है, 1/3 से 15 बार उपलब्ध। कहां से कहां तक है, 1/3 से 15, 16 से 31 वाला उपलब्ध नहीं है। तो जो उपलब्ध है उसको बोलते हैं उपलब्ध जल। कौन सा जल, और तीसरे नंबर का है आर्द्रता ग्राही जल। कौन सा जल है, आर्द्रता ग्राही। नाम से पता चल रहा है, ऐसा जल जो आर्द्रता के रूप में मिट्टी ने ग्रहण करके रखा है। ये जल वो होता है जो मिट्टी के कणों के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है, जो कणों के ऊपर है, और बहुत स्ट्रांग। ये कौन से बल से जुड़ा होता है, याद रखना, आसंजन बल के द्वारा। कौन से बल के द्वारा, कितने टाइप के बल होते हैं, 2। एक होता है आसंजन, एक होता है ससंजन। आसंजन तो क्या होता है, असमान कणों के मध्य, और ससंजन समान कणों के मध्य। तो असंजन बल का मतलब है असमान। तो असमान मतलब मिट्टी और पानी के बीच में जो बंध है वो कौन सा बंध है, और आसंजन बल के द्वारा कौन सा जुड़ा रहता है, आर्द्रता। आर्द्रता ग्राही जल इतना स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है कि पौधे उसको ले, तो ये भी पौधों को उपलब्ध नहीं होता। तो कौन सा होता है, सिर्फ केसीय में भी कौन सा, उपलब्ध जल। इसको बोलते हैं सुलभ जल। कौन सा जल, सुलभ, उपलब्ध, सुलभ या अवेलेबल वाटर, बाकी कोई सा उपलब्ध। अच्छा, अब हम कुछ गुणांक पढ़ते हैं। एक आपका आता है अधिकतम जल धारण क्षमता, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। क्या होता है ये बताओ, अधिकतम जल धारण क्षमता क्या होती है, बता सकता है कोई, अधिक से अधिक कितना पानी मिट्टी के अंदर जा सकता है। एक मिट्टी के अंदर पानी डालो, कहां तक जा सकता है। आपने सूखी मिट्टी ली, एक बोतल में पानी डाला, तो पानी अंदर जाती बाहर आने लग जाएगा क्या, नहीं, तो नीचे जाएगा। कल बोतल में मिट्टी डाल के पानी देगा, गिलास में मिट्टी डालना, उसको पानी डालना, पानी से फैलता नीचे की तरफ जाएगा। ऐसे दिखेगा आपको। कब तक दिखेगा कि पूरी मिट्टी गीली, एक बार पूरी मिट्टी गीली हो जाएगी, फिर पानी ऊपर आएगा सतह पे, फिर सतह से ऊपर आते ही बाहर गिरने लग जाएगा। धीरे धीरे मिट्टी गीली होती है। कितनी मिट्टी की गीली होने के लिए कितने अधिकतम पानी की आवश्यकता है, उसको हम बोलते हैं अधिकतम जल धारण क्षमता। ये किसके बराबर होगी, कितना पानी जा सकता है अधिकतम, मृदा के किस गुण पर निर्भर करेगा, पानी जाता कहां है, रंध्रों में। तो यदि किसी मिट्टी में रंध्र ज्यादा तो पानी ज्यादा जाएगा, और मिट्टी में रंध्र कम जाएगा। तो मिट्टी की अधिकतम जो आपकी जल धारण क्षमता होती है उसकी रंध्रावकाश के ऊपर निर्भर करती है। जिन मृदाओं का रंध्रावकाश अधिक होता है उनकी अधिकतम जल धारण क्षमता भी अधिक होती है, और जिनका रंध्रावकाश कम होता है उनकी अधिकतम जल धारण क्षमता भी कम होती है। आगे बात समझे। और जब पानी के अंदर अधिकतम जल दे दिया है उस समय इसका जो बार होगा वो कितना हो जाएगा, 0। अब इसमें कोई कमी, सारी कमी अपने क्या कर दी है, पूरी कर दी। अधिकतम जल धारण क्षमता क्या है, कि जब पानी हम मिट्टी में फुल दे दे, कि उससे ज्यादा पानी दे उसके ऊपर बहने लग जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, अधिकतम जल धारण क्षमता। अधिकतम जल धारण क्षमता। अब एक मिट्टी को हमने पूरा गीला कर दिया, क्या कर दिया, पूरा गीला कर दिया, मिट्टी के ऊपर पानी आ गया। अब ऐसी मिट्टी को हमने छोड़ दिया तो क्या होगा बताओ, पानी कहां जाएगा, कौन सा पानी नीचे जाएगा,
गुरुत्वीय जल। क्या बात है, गुरुत्वीय जल। कौन सा जल? गुरुत्वीय जल नीचे जाएगा। क्या गुरुत्वीय जल नीचे जाने के बाद भी पानी नीचे जाएगा? रुक जाएगा, फिर रुक जाएगा ना। कौन सा जल सिर्फ नीचे जाएगा? गुरुत्वीय जल, बाकी पूरा जल नीचे नहीं जाएगा। तो गुरुत्वीय जल किस बल के कारण गया नीचे? और फिर भी गुरुत्वाकर्षण बल क्या खत्म हो गया क्या बाद में? तो फिर पानी जा क्यों नहीं रहा? अरे क्यों नहीं जा रहा? अरे सूक्ष्म रंध्रों ने पकड़ के रखा है, इसलिए नहीं जा रहा। इस पकड़ने की क्षमता को क्या बोलते हैं? क्षेत्र क्षमता। क्या बोलते हैं? अरे भैया पानी यहां से थोड़ा सा नीचे चला गया, फिर भी पानी पड़ा है अंदर, वो क्यों नहीं जा रहा नीचे? तो मिट्टी ने बांध के रखा है, और मिट्टी जिसके कारण बांध के रखती है उस बंध को बोलते हैं क्षेत्र क्षमता। याद रखना, क्षेत्र क्षमता क्या होती है? कि मृदा की वह क्षमता जो जल को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध अपने अंदर रोक के रखती है। पढ़ो लाइन का लिखी हुई, देखो क्या कहलाती है। बस ये समझना है, कुछ ऐसा क्षमता है मिट्टी की जो गुरुत्वीय जल के विरुद्ध अपने अंदर पानी को रोक के रखती है, उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्र क्षमता आती है 1/3 बार पर। कितने बार पर आती है? रट लो क्षेत्र क्षमता कितने बार पे? 1/3 को और क्या याद रखोगे? 0.33 बार। 0.33 बार पे कौन सी क्षमता आती है? क्षेत्र क्षमता। रट लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। क्षेत्र क्षमता कौन से बार पे आती है? कितने दिनों बाद आती है? मिट्टी में फुल इरिगेशन देने के कितने दिनों बाद आती है? 2 से 3 दिन। 2 से 48 से 72 घंटे बाद, 2 से 3 दिन बाद ये क्षमता आती है। मतलब 2 से 3 दिन तक तो पानी कहां जाता रहेगा? नीचे। और 2 से 3 दिन बाद पानी नीचे जाना रुक जाएगा। किसके कारण? फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? फील्ड कैपेसिटी। कितने बार पे आती है? अच्छा, अभी माइनस प्लस का क्या होता है? जब आपसे पूछे मृदा जल तनाव, ये शब्द लिखा हो तो हमेशा आएगा प्लस में। किसमें आएगा? प्लस में। सेम वही अंक यदि लिखा हो मृदा जल दाब या मृदा जल विभव, तो याद रखना ये आंसर किसमें आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो प्लस और माइनस सेम अंक, इसको प्लस भी लिख सकते हैं और माइनस भी, यदि दोनों अलग अलग है। मृदा जल विभव किसमें होगा हमेशा? और मृदा जल तनाव किसमें होगा? तो लिख लो कहीं ऊपर, हमेशा मृदा जल विभव जो होता है वो तो होता है माइनस में, लिखा हुआ है। तो यार हर चीज लिखिए, बच्चा बहुत टैलेंटेड है। तो मृदा जल तनाव हमेशा किसमें होता है? प्लस में, और मृदा जल विभव हमेशा किसमें होता है? माइनस में। तो माइनस प्लस से कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड, थर्ड नंबर पे आता है स्थायी मलानी बिंदु। क्या आता है? क्या होता है स्थायी मलानी बिंदु? भाई पानी की वह मात्रा जहां पौधे जल उपलब्ध होना बंद हो जाए, पौधों पानी ले, जहां पौधे को पानी मिलना बंद हो जाए और पौधे मुरझाने लगे, उसको क्या बोलते हैं? और ये आती है किस बार पर? 15 बार पर। किस बार पर? हाँ माइनस, फिर वापस वही बात, माइनस होगा तब वो क्या होगा? विभव, और प्लस होगा तब वो क्या होगा? तनाव। तो मैं जब 15 बोल रहा हूं तो मैं तनाव बोल रहा हूं, तो माइनस बोल रहे हो तो तुम क्या बोलोगे? विभव बोलो। आगे बात सुनो, तो माइनस प्लस का कोई लोचा नहीं है। तो कितने बार पे आती है? 15 बार पे। कितने बार पे आती है? क्या? यहाँ पौधे सूखने शुरू हो जाते हैं, पौधे सूखने लगते हैं, पौधे अब जिंदा नहीं रहेंगे, पौधे मुरझाने लगते हैं। पौधे मुरझाएंगे क्यों? क्योंकि उनको पानी नहीं मिलेगा। अब मैं यदि बोलूं कि उपलब्ध जल कहां से कहां तक होता है? 1/3 को क्या बोलते हैं? क्षेत्र क्षमता। और 15 बार को क्या बोलते हैं? लिखा हुआ है। तो अब मैं बोलूं उपलब्ध जल कहां से कहां तक है? बस क्षेत्र क्षमता से, क्षेत्र क्षमता को बोलते हैं 1/3 बार, मलानी बिंदु को बोलते हैं 15 बार। तो 1/3 से 15 के बीच वाला जल कौन सा? उपलब्ध जल। सबसे अधिक कहां मिलेगा? क्षेत्र क्षमता पर। सबसे कम कहां मिलेगा? तो क्षेत्र क्षमता पर 100% जल उपलब्ध रहता है। क्षेत्र क्षमता पर कितना जल? देखो क्षेत्र क्षमता समझिए, आप पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। क्षेत्र क्षमता कितने बार पे आती है? 1/3 बार पे। फिर बढ़ते बढ़ते क्या आता है? स्थायी मलानी बिंदु। स्थायी मलानी बिंदु कितने बार पर? 15 बार पे। यहां पानी कितना है? मिलता ही नहीं। यहां पानी मिलना शुरू होता है, तो यहां तो 100% वाटर मिलता है, और यहां 0% वाटर मिलता है। इसके बीच का सब जल कौन सा जल कहलाता है? उपलब्ध जल। सिंपल सी बात। क्वेश्चन भी कर रखा है, देखो उपलब्ध जल होता है, ऑप्शन 5 नंबर का लगा रखा है। अरे वहीं कॉर्नर में देख, कुलदीप को बता, कुलदीप को क्वेश्चन नहीं मिला इसको। हाँ पढ़ो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। हाँ पहला ऑप्शन क्या है? हाँ दूसरा क्या है? हाँ तीसरा ऑप्शन क्या है? और 4 नंबर क्या है? अब मुझे आंसर क्या जाएगा इसका? 2 बच्चा, 2 वाला 1/3 से 15 बार है, और 4 वाला है क्षेत्र क्षमता से स्थायी मलानी बिंदु। बस स्थायी मलानी बिंदु जो होता है उसका एक सूचक पौधा भी है, वो है सूरजमुखी। क्या है? सूरजमुखी पता लगाती है कि कब स्थायी मलानी बिंदु आएगा, तो वो कौन सा पौधा है? सूरजमुखी। एक होता है अंतिम मुरझान बिंदु, एक होता है आर्द्रता ग्राही गुणांक। क्या होता है? आर्द्रता ग्राही गुणांक। जहां से आर्द्रता ग्राही जल शुरू होता है, तो याद रखना कहां से शुरू होता है? -31 से 31 बार से। तो ये याद रखना, आर्द्रता ग्राही गुणांक कब आता है? -31। अब मैं बोलूं केसीय जल कहां से कहां तक होता है? -1/3 से -31 बार, 1/3 से 31 बार। 1/3 को क्या बोलते हैं? क्षेत्र क्षमता। और 31 को क्या बोलते हैं? अरे 31 को क्या बोलते हैं? आपके सामने लिखा हुआ है आर्द्रता ग्राही। तो केसीय जल कहां से कहां तक है? हाँ समझे? तो केसीय जल कहां से कहां तक है? समझे ही नहीं रहे मेरी बात। केसीय जल, मैं किन पागलों को पढ़ा रहा हूं यार।
31 बार। ये केसी जल होता है, इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्र क्षमता। इसको क्या बोलते हैं? आर्द्रता ग्राही गुणांक। तो केसी जल कहां से कहां तक है? इतने मूर्ख हो तुम, इतने, कितनी सिंपल सी बात है। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। एक है अंतिम मुरझान बिंदु, कौन सा है? वहां पौधे मुरझाएंगे नहीं, पौधे मर जाएंगे। मुरझाना अलग है, मर जाना अलग है। मुरझाना मर जाना दोनों अलग अलग शब्द है। यहाँ पौधे मर जाएंगे। अंतिम मुरझान बिंदु कि भाई लास्ट बार मुरझाया। दीपक बुझने से पहले फटफड़ाता है, ये इतना सा, इतना टिम टिम कर रहा है, बस अब जाने ही वाले, बुला दो रिश्तेदारों को अब। हाँ कहते हैं ना कि भाई आप तो घर ले जाओ, सेवा करो, हमारे बस की बात। वो वाली कंडीशन है अंतिम मुरझान बिंदु। ये आता है 60 बार पे। कितने बार पे? या फिर -60 बार पे। आगे बात समझ में? 60 बार या -60 बार पे अंतिम मुरझान। मिला क्वेश्चन के ऊपर? मिल गया? हाँ सर, ये ऑफलाइन क्या करे? भवानी सर ने चार्ट बनाकर समझाया था, मैं भी अभी चार्ट बनाता हूँ। भवानी सर ने समझा रखा है, ये आ नहीं रहा है। तुम मेरे भवानी सर की डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। तुम क्यों रहा? नहीं समझा गया तुम्हें? आपको नहीं पड़ेगा, कोई बात। चलो वापस शुरू करते हैं। ये देखो, यहां से शुरू करते हैं। ये है 0 बार। कितना बार है? ये है 1/3 बार। ये है 15 बार। ये है 31 बार। ये है 60 बार। यहां 80 क्या होता है? 1000 बार और 10,000 बार। 80 बार, 100 बार, 150 बार है। मन पड़े वही जगीरा बोल रहा है। 0 बार, 0 हमें बुरा मान गया, सॉरी। 0 बार, 0 बार पे होता है अधिकतम जल धारण क्षमता। अधिकतम जल धारण क्षमता, इसको और बोलते हैं मृदा संतृप्ति। क्या बोलते हैं? मृदा संतृप्ति। मृदा कब आती है? 0 बार। 1/3 बार पे क्या आता है? क्षेत्र क्षमता। कौन सा आती है? क्षेत्र क्षमता। इन दोनों के बीच वाला ये जल क्या कहलाता है? अरे ये दोनों, ये कहलाता है गुरुत्वीय जल। कौन सा जल? गुरुत्वीय जल। अच्छा, 1/3 के बाद आता है 15 बार। 15 बार को क्या बोलते हैं? ये है स्थायी मलानी या स्थायी मुरझान बिंदु। अच्छा, कितने पे आता है? 15। यहां से लगाकर यहां तक का ये जल क्या कहलाता है? उपलब्ध जल। कौन सा जल? उपलब्ध। 1/3 बार को आर्द्रता ग्राही गुणांक, आर्द्रता ग्राही गुणांक कहते हैं। अच्छा, 1/3 से 31 बार के ये वाला जल यहां से लगाकर यहां तक, ये जल है केसीय जल। कौन सा जल? 60 पे क्या आएगा? अंतिम मुरझान बिंदु। 1000 बार पे आती है हवा द्वारा शुष्क मृदा। किसके द्वारा? हवा द्वारा शुष्क मृदा। कितने बार पे? और 10,000 बार पे आती है ओवन द्वारा। किसके द्वारा? ओवन द्वारा। ओवन जानते हैं? गर्म करने वाली मशीन। तो जब मिट्टी को गर्म करेंगे तो पानी उड़ेगा, और पानी पूरा उड़ गया तो पानी कितने बार पे आ जाता है? 10,000। तालियां बज गई। तुम्हारी कब बजेगी? ऐसा बना हुआ है कहीं अपने कॉपी में? बना हुआ है? इसमें नहीं है? बना लो लास्ट में सबसे। और 10,000 बार पे। अच्छा, 31 बार के बाद में जितनी भी मिट्टी जल है उसको बोलते हैं आर्द्रता ग्राही जल। कौन सा जल? 31 बार के बाद में जो जल आता है उसको क्या बोलते हैं? आर्द्रता ग्राही जल। पीएफ। पीएफ का कॉन्सेप्ट दिया था शूफील्ड ने। किसने दिया? शूफील्ड। शूफील्ड क्या होता है? ये क्या होता है? एक लघु गुणक है। क्या है? लघु गुणक मतलब छोटा रूप है किसका? बार का, दाब का। तो जल की ऊंचाई का एक छोटा रूप है। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। पीएफ होता क्या है ये याद नहीं रखना है। पीएफ दिया किसने? शूफील्ड। कुछ पीएफ याद रखने, जैसे मैं बोल दूं कि यदि अधिकतम मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वहां पे कितना आता है? तो याद रखना मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पे आता है 0। फील्ड कैपेसिटी पे कितना होता है? 2.5। फील्ड कैपेसिटी पे कितना लगा है? 5.3। ओके, पीडब्ल्यूपी पे कितना होता है? 4.18। अच्छा, आपको याद रखना है हाइग्रोस्कोपिक कोएफिशिएंट पे कितना होता है? 4.5। अच्छा, एयर द्वारा जो हवा द्वारा शुष्क मृदा उसमें 6, और ओवन द्वारा शुष्क मृदा 7, और ओवन द्वारा शुष्क। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पीएफ का मान कहां से कहां तक होता है? 0 से 7 पीएफ। अच्छा, पीएच का मान कहां से कहां तक होता है? 0 से, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। पीएफ होता है 0 से 7 और पीएच होता है 0 से 14। है थोड़ी जगह तो लिखिए मृदा जल का मापन। मृदा जल का मापन, ये रहने दो, अभी कुछ नहीं पढ़ना, सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। मृदा जल का मापन, ये मृदा जल में नहीं है, जो पेडोमेट्रो लिख रहा है वो अलग टॉपिक है। मृदा जल का मापन। एक है भारात्मक विधि। कौन सी विधि है? भारात्मक विधि। भारात्मक विधि में क्या करते हैं? एक फॉर्मूला यूज करते हैं, गीली मृदा का भार माइनस सूखी मृदा
का भार बटा सूखी, ये लिखवा रखा है, मृदा का भार इनटू, ये विधि है भारात्मक विधि। एक है मृदा तनाव मापी, मृदा तनाव मापी, टेंसियोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टेंसियोमीटर। किसका मापन करती है? मृदा जल तनाव का मापन करती है, मृदा जल तनाव का मापन करती है। इसका दूसरा नाम क्या है? इरोमीटर। कौन सा मीटर? इरोमीटर। पहला नाम है टेंसियोमीटर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। दूसरा नाम क्या है? इरोमीटर। कौन सा मीटर? इरोमीटर। ये कहां तक काम करती है? तो याद रखना 0.85 बार दाब। तो कहां तक तनाव मापती है? 0.85। एक बार माप, दो बार नहीं, याद रखना स्थायी मलानी बिंदु से पता नहीं चलेगा। कहां तक चलेगा? 0.85 बार तक। जब पॉइंट के बाद हो तो अकेले अकेले बोलना होता दोनों को। तो क्या बोलोगे? 0.85। 85 नहीं बोलना, गलत होता है, पता है तुम्हें? पॉइंट के बाद वाले अंक को साथ में नहीं, पॉइंट से पहले वाले को सब में साथ में बोलना। 85, 95, 1000, 1010 नहीं, 1010.85 नहीं, 1010.85 अलग अलग अंक बोलना थे। ओके। एक विधि है जिसको बोलते हैं जिप्सम ब्लॉक विधि। लिखा तो आपको सब रखा है, लेकिन आप भूल जाते हैं। भवानी बॉस ने सब लिखा होगा। अरे तो गलती हो गई, तुझसे भी तो हुई थी अभी। हैं? क्यों बच्चे को जज कर रहा है? उसने बोला पढ़ा रखा है, इतना इंटेलिजेंट है, बोले नहीं पढ़ा रखा। एक है जिप्सम ब्लॉक विधि। कौन सी विधि है? एक है 4 नंबर पे न्यूट्रॉन परकीर्णन विधि। परकीर्णन विधि, ये सब किसकी विधियां बताओ? मृदा जल मापने की। लिखा रखा है तो लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखा रखा है तो लिख लीजिए। लिखा रखा है, लिख लीजिए। हाँ देखो, ये जिया बानो और जगदीश चौधरी दोनों बोल रहे हैं, सर करवा रखा है सर ने। हाँ हाँ, ये सर भी बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? कब है? मृदा पीएच। मृदा पीएच। पीएच शब्द किसने दिया भाई? वेरी गुड। पीएच शब्द दिया सोरेनसन ने। किसने दिया? सोरेनसन ने। कब दिया? 1909। पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच, पी का मतलब होता है पुषांश या पावर या प्रोटेन्स, प्रोटेन्स, या फिर इसको बोलते हैं पावर, या बोलते हैं शक्ति। ये सब एक ही अर्थ है। और एच का मतलब है हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयन, कौन सा आयन? तो किसी भी मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की शक्ति क्या कहलाती है? पीएच कहलाती है। किसी भी मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की शक्ति क्या कहलाती है? ये जो जगदीश चौधरी अपने साथ है, वो मेरे गांव से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर बाड़मेर के अंदर, और अभी बालोतरा के अंदर एक गांव आता है बलऊ जाटी। बलऊ गांव है नाम, क्या नाम? बलऊ। ये बलऊ से है। इनके गांव के आसपास बहुत बहुत इनको जाटी भाडू भी बोलते हैं। बलऊ जाटी। अभी बच्चा बोला तो उसकी ये देख, सॉरी बोल है, या फिर शक्ति। एच का मतलब क्या है? हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। लिख लिया? लिखा हुआ है ना? तो ये क्यों इस कोर्स में, यहां से कोर्स किया था, अभी किसकी तैयारी कर रहे हैं? सुपरवाइजर की। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कहीं क्रेश कोर्स में, कहीं लॉन्ग ईयर में, कोई गांव के हैं, और अब तुम भी पहचान के हो गए। तो कभी कोटा का 12 का जिक्र होगा तो 12 का जिक्र होते मैं बोलूंगा अजीत जी हमारे वहां के एक बहुत नॉन है, बहुत जानते हैं, जिनको हम प्यार से किसी और नाम से भी संबोधित करते हैं, लेकिन आपको बताएंगे नहीं है। ऋणायन नहीं, ऋणात्मक लघु गुणक। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर आपको समझाता हूं। अच्छा, कॉलेज में मिल गया? कौन सा कॉलेज मिला है? बहुत बढ़िया। आपको याद रखना है हाइड्रोजन आयनों की, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक, इसको हम बोलते हैं पीएच। याद करने में बड़ा अजीबोगरीब है, लेकिन बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन आयनों का ऋणात्मक, ऋणात्मक मतलब माइनस, नेगेटिव, लघु गुणक को बोलते हैं लॉग। क्या बोलते हैं? लॉग, LOG, लॉगरिथम, लॉग। ये क्या होता है? गणित ने बड़े अंकों को छोटा करने का एक बहुत अच्छा सा फंडा दिया है। बड़े अंकों को छोटा करने का, जैसे मैं बोलूं कि 10 को छोटा करना है तो देखिए सर, माइनस कर लो 1 9 हो जाएगा, माइनस कर लो 2 8 हो जाएगा, माइनस कर लो 3 7 हो जाएगा। इससे कोई फर्क पड़ना नहीं। एक अंक है, देखो अब ये अंक है, मैं बोलूं इस अंक को छोटा करके लिखना है ताकि मुझे समझ में आ जाए आसानी से, तो कितना माइनस करोगे तो भी छोटा नहीं होगा। अब मैं इसको यदि लिख लूं 10 लिख लूं, सिर्फ 10, तो आप कैसे समझाओगे? कुछ भी नहीं है सर, 1 के पीछे 10 0 मतलब 10। अब एक अंक लिखा हुआ है ये, और इसको मैं लिख लूं 5। एक अंक लिखा हुआ है, इसको मैं लिख लूं 3। एक अंक लिखा हुआ है और इसको मैं लिख लूं 6। तो मुझे बताओ इस अंक को याद करना आसान है? 6 को छोटा वाला अंक, इसको हम बोलते हैं लघु गुणक। बड़े बड़े अंकों को छोटा करके लिखना, बड़ा मतलब दीर्घ, छोटा मतलब लघु। लघु और किसमें? गुणे में करना है काम, बहुत ज्यादा गुणा में काम कर लिया तो उसको हम बोलते हैं लघु गुणक। क्या बोलते हैं? अच्छा, कैसे करेंगे सर? आपने कैसे कर लिया? तो जो भी 10 की घात होती है वही उसका मान होता है। 10 की घात 6 को तो ऐसे लिखते हैं, 10 की घात 3 को तो ऐसे लिखते हैं, 10 की घात 5 को तो ऐसे लिखते हैं, और 10 की घात 10 को तो ऐसे लिखते हैं। तो 10 की जो घात है वही अंक है, 10 की जो घात है वही अंक है, 10 की घात वही अंक है। तो हमेशा इसको घातांक के अंक के रूप में लिखे जाते हैं। घातांक का जो अंक है, 10 की घात का जो भी अंक है उसी को बोलते हैं लघु गुणक। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं?
तो 10 की जो घातांक होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, लघु गुणक बोलते हैं। अब आपको समझना है 10 की घात 0, इसका मान होता है 1 और पीएफ आपका लॉग हो जाएगा 0। 10 की घात 1 मान होता है 10 और इसका मान कितना हो जाएगा। 10 की घात 2 इसको बोलते हैं 100, इसका मान कितना हो जाएगा। 10 की घात 3 इसका मान होता है 1000 और आंसर कितना हो जाएगा। 10 की घात 4 मतलब 10,000, इसका मान हो जाएगा 4। अब मैं बोलूं 10 की घात -1 तो इसका मतलब होता है 0.1 और इसका मतलब हो जाएगा माइनस 10 की घात -2 का मान कितना हो जाएगा 0.001 और -2 तो वही में -2 मतलब 10 की घात -2, 10 की घात -1 मतलब -1, 10 की घात 0 मतलब 0, 10 की घात 1 मतलब 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 10 की घात 10, 10 की घात 100, 10 की घात 1000, 10 की घात -1000। समझ आ गया। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है, इसी को बोलते हैं लॉग। अब फॉर्मूला क्या बनता है इसका देखो, पीएच का फॉर्मूला बनता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। अब मैं बोलूं हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता है 10 की घात -7, कितनी है 10 की घात -7, तो क्या हुआ माइनस लॉग 10 की घात -7 और लॉग 10 की घात -7 का मतलब कितना होता है -7 और बाहर क्या लगा हुआ है माइनस माइनस क्या हो गया, ये कितना आ गया। अब मुझे बताओ एक हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात -3 तो पीएच कितना आएगा 3, -3 का मान होगा -3, बाहर माइनस लगा दो, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब मुझे बताओ 0.001 ये है सांद्रता हाइड्रोजन आयन की। अब मान बताओ कितना होगा, आइडिया बता करके देख, तुक्के मार रहा है। हाँ इसने बता दिया बच्चे ने 3 है। अरे भैया देखो इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 1 2 3 नीचे कितना बचेगा 1000, ये बन गया 1/1000, 1/1000 को 1/10 की घात 3 लिख सकते हैं, 10 की घात 3 ऊपर आएगी 10 की घात क्या बन जाएगी -3। तो गणित का खेल है, किसका खेल है गणित, जो हम पढ़ेंगे मंडे को, क्योंकि कल है संडे और मैं नहीं चाहता कि गणित की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हो। एंजॉय करना, दिमाग खराब नहीं करना, ठीक है ओके बहुत बढ़िया बेटा। तो शायद नहीं लिखा हुआ तो लिख लीजिएगा। पीएच का क्या सूत्र होता है, तो पीएच बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। एक कोष्टक बताता है सांद्रता कौन से आयनों की, हाइड्रोजन आयनों की, और माइनस लॉग, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है लॉग 1 हाइड्रोजन आयन। तो दोनों किसके फॉर्मूला है पीएच के, तो दोनों सूत्र लिख लीजिएगा पीएच के। नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हाँ बहुत दोनों लिखे हुए, क्या बात है। एक मिट्टी की बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है जिसको बोलते हैं ईसी। क्या बोलते हैं इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं विद्युत चालकता, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का पहला जो लेटर है वो उठा लिया इन्होंने, इलेक्ट्रिकल का ई और कंडक्टिविटी का सी, तो क्या बन गया ईसी। अब ये मिट्टी में क्या बताती है आपको पता है। अच्छा आपने बहुत बार देखा होगा घर में कहीं करंट आता है, आप लकड़ी की सहायता से स्विच को बंद करें तो करंट फैलता नहीं है, लेकिन लोहे की रोड से यदि आप स्विच ऑन करेंगे तो फैलेगा। तो इससे क्या समझ पाता है कि लकड़ी की रोड के अंदर, लकड़ी के कुछ डंडे के अंदर करंट का प्रवाह नहीं होता, विद्युत का प्रवाह नहीं होता, लेकिन लोहे के अंदर विद्युत का प्रवाह होता है। तो कुछ पदार्थ तो विद्युत के प्रवाह वाले होते हैं, चाहे विद्युत चालक है, और कुछ पदार्थों में विद्युत चालकता नहीं होती। अब मिट्टी में विद्युत चालकता होगी या नहीं होगी ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक जल की मात्रा और दूसरा नमक की मात्रा। किसकी मात्रा, जल की और नमक। नमक को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं लवण, क्या कहते हैं, तो लवण की मात्रा यदि किसी मिट्टी में ज्यादा होगी तो उसकी विद्युत चालकता भी क्या होगी ज्यादा होगी। शुद्ध पानी में विद्युत चालन नहीं करता, लेकिन पानी में नमक मिलाएंगे लवण मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा विद्युत का चालन होगा। तो याद रखना लवण की मात्रा बढ़ने पर मृदा में, किसकी मात्रा बढ़ने पर, लवण की मात्रा बढ़ने पर, मात्रा बढ़ने पर विद्युत चालकता भी क्या होती है बढ़ती है। तो अब आपसे पूछ लिया जाए कि मिट्टी में लवणों की मात्रा ज्ञात करनी हो, हम सीधे क्या ज्ञात कर सकते हैं विद्युत चालकता, क्योंकि जिस मिट्टी की विद्युत चालकता ज्यादा होगी उसके लवण की मात्रा भी, और जिसमें विद्युत चालकता कम होगी उसमें लवणों की मात्रा भी कम होगी। तो याद रखना विद्युत चालकता की सहायता से लवणों की मात्रा का पता लगाया जाता है। किसका पता लगाया जाता है, लवणों की मात्रा का। तो लवणों की मात्रा का किससे पता लगाया जाता है, किससे, विद्युत चालकता से, ईसी से। किसी मिट्टी की ईसी ज्यादा होगी तो उसकी लवणों की मात्रा भी क्या होगी ज्यादा। तो ईसी समानुपाती होती है किसके, लवणों की मात्रा के। ईसी कम होगी तो लवणों की मात्रा भी क्या होगी कम। किसी मिट्टी में लवणों की मात्रा ज्यादा है तो उस मिट्टी को हम क्या बोल देंगे लवणीय मृदा। तो किसी मिट्टी को लवणीय है कि नहीं है इसका पता लगाने के लिए क्या ज्ञात करना जरूरी है, ईसी। और इसी का सबसे इंपॉर्टेंट होता है मात्रक। क्या इंपॉर्टेंट होता है मात्रक, क्या होता है इसी का मात्रक, मिली महोज पर सेंटीमीटर या डेसी साइमन पर मीटर। इसको तो बोलते हैं देखो मिली महोज, क्या बोलते हैं मिली महोज प्रति सेंटीमीटर, और इसको बोलते हैं डेसी साइमन प्रति मीटर। तो क्या है मिली महोज पर सेंटीमीटर या डेसी साइमन पर मीटर। ये किसके किसके मात्रक है, इसी के। लिखे हुए हैं, नहीं लिखे तो लिख लेना, लिखे हुए। अब एक बात और याद रखना, किसी भी मिट्टी की ईसी 2 डेसी साइमन पर मीटर से कम है तो मृदा क्या है, अलवणीय मृदा है। वो लेने जाए बाहर होंगे खिड़की पे। और यदि 2 डेसी साइमन पर मीटर से अधिक है तो मृदा क्या होगी, लवणीय कैटेगरी में चली जाएगी। वैसे तो याद रखना 2 की जगह आपको याद रखना है 4। क्या याद रखना है 4 डिस्टेंस।
लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए दोनों। CEC यही है। और दूसरे वाले भैया कहाँ है? क्यों? अच्छा अच्छा, एक ही सेकंड। अच्छा वो अच्छा बंदा नहीं है, मैं अच्छा हूँ सर, मैं जीत गया। आ रहा है कोई नहीं, वो रो तो नहीं रहा, नाराज तो नहीं हुआ वो, मना लेंगे, आने दो, आ जा रही, आ जा। ओके चलो, CEC क्या होता है? इसको बोलते हैं धनायन विनिमय क्षमता। क्या बोलते हैं? सॉरी, बंद कर दो। धनायन विनिमय क्षमता। जीवन के भी यही सच्चाई है। दो लोग यदि समान रूप से मेहनत करते हैं ना, तो हमेशा एक जैसा फल नहीं मिलता। ये मान लेना है। बहुत बार हम हताश हो जाते हैं, यार मैंने भी इतना ही पढ़ाई की लेकिन मेरी जॉब नहीं लगी, और सामने वाला पढ़ाई नहीं कर रहा था, कम कर रहा था, मैंने जितनी कर रहा था फिर भी लग गई। तो हर इंसान को हर चीज हर उसी समय पे नहीं मिलती जिस समय पे किसी और को मिल रही होती है, लेकिन ये मान के चलिए कि एक ना एक दिन वो चीज आपको मिल ही जाएगी जिसको आपने शिद्दत से चाहा है। कल इनको नोट्स मिल जाएंगे, हो सकता है 2 घंटे बाद मिल जाए। इन्होंने नोट्स चाहा था, दोनों साथ में गए, उठ के दोनों को साथ में भेजा, उनको मिल गए, इनको नहीं मिले। तो जरूर नहीं है कि आपको सफलता पहले मिलेगी या बाद में मिलेगी, लेकिन सफलता मिलेगी जरूर, क्योंकि हर एक के सक्सेस के ऊपर उसका नाम लिखा होता है। वहां है ना, वहां यहाँ क्या होता है, बहुत बार चीजें जो है ना, आप मान लो बैग खरीदने गए, आपको पहले गए, पहले पसंद आ गया, पहले ले आए। वहां ऐसा नहीं है। वहां मतलब जो डेस्टिनी है, जो आपका किस्मत लिखी गई है, वहां पे सबके ऊपर, सभी के बैग के ऊपर, सभी के पैकेट के ऊपर नाम लिखा हुआ है। वो पैकेट किसी और को मिल ही नहीं सकता। ठीक है, तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब आप एक साथ सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं तो आप में से बहुत सारे सुपरवाइजर नहीं बन पाएंगे। इसका मतलब है कि रियल में आपको जो बनना है ना, उसके लिए अलग भगवान प्लानिंग कर रहा है, और आपकी प्लानिंग से बेहतर प्लानिंग है उसके पास। आप इतना सोच पा रहे हैं ना, उससे अधिक सोच रहा है वो। क्योंकि यदि सचिन तेंदुलकर इस बात से जज कर लेता खुद को कि 10वीं में फेल हो गया, मतलब जिंदगी में फेल हो गया, तो सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान नहीं कहते। समझ रहे हैं? तो अपने आप को किसी एक सफलता या आपको एक विफलता से जज नहीं करना होता है। आपके लिए लाइफ में बहुत कुछ और चीजें भी बनी हुई है। तो आप सचिन तेंदुलकर हैं अपने फील्ड के, समझ रहे हैं? आप भी नो टेंशन, अगली बार बनेंगे नोट्स, ये नोट्स मिलेंगे हैं, ये तो और करेंगे मस्त। और RS तो होता है राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, पता है आप लोगों को? मस्त पढ़ाई कीजिए। धनायन विनिमय क्षमता क्या होता है? अच्छा, विनिमय शब्द आपने पहले कभी सुना है क्या? क्या मतलब होता है इसका? हाँ, आदान प्रदान। इसका मतलब होता है आदान प्रदान। किसका आदान प्रदान? धनायनों का। किसी मिट्टी में धनायनों के आदान प्रदान करने की क्षमता को क्या कहते हैं? धनायन विनिमय क्षमता कहते हैं। क्या होता है? मिट्टी के कण होते हैं, इन कणों की सतह पे कोई ना कोई धनायन बैठा होता है। क्या बैठा होता है? धनायन बैठा होता है। ये धनायन आसपास के विलियन में बैठे हुए धनायनों के साथ क्या करते हैं? आदान प्रदान होते हैं। ये धनायन यहाँ आ जाएगा, ये धनायन मिट्टी में चला जाएगा, ये धनायन यहाँ आ जाएगा, ये वापस सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो इनका जो एक्सचेंज हो रहा है, इनको बोलते हैं धनायन विनिमय क्षमता। ये मिट्टी की सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है, जो मिट्टी की उर्वरता बताती है। किसका क्या बताती है? मृदा उर्वरता बताती है, सोइल की फर्टिलिटी बताती है। याद रखना, मिट्टी की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिट्टी की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में कोई बताया था, वो बताने वाला साइंटिस्ट था थॉमस वे। कौन था? जिसको मृदा रसायन का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं, मृदा रसायन का जनक। लिख लीजिए, कैटायन एक्सचेंज के बारे में सबसे पहले किसने बताया? थॉमस वे ने। और थॉमस वे को क्या बोलते हैं? मृदा रसायन का जनक। और थॉमस ग्राम को कॉलोइडल रसायन का जनक। लिख लीजिए। होते हैं इसके कितने मात्रक होते हैं? 2। एक होता है सेंटीमोल, मैंने कहा था ना, एक ही चाहिए सर, एक ले जाइए वापस। एक इनको मिल गया पहले ही, थैंक यू सर। क्या बोला था मैंने? सबको मिलेगा, समय ज्यादा लग सकता है, मिल गई ना सफलता। तो इसलिए यदि आपका पिछली बार नहीं हुआ सुपरवाइजर में, तो मत, तो ये इस बार होगा। और इस बार नहीं हुआ होगा तो क्या पता आप RS के लिए बने हैं, आप IS के लिए बने हैं, आप किसी और एग्जाम के लिए बने, हो सकता है। तो मस्त तैयारी, जो मिले आपको उसकी तैयारी बढ़िया कीजिए। इसका मतलब होता है सेंटीमोल पर किलोग्राम, यह होता है मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम। अच्छा, कैसे लिखते हैं इसको, ये भी याद रखिएगा, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम, या इसको लिखते हैं मिली इक्विवेलेंट प्रति 100 ग्राम। किसका मात्रक है ये? CEC का मात्रक। अलग अलग मिट्टी में पाए जाने वाले कॉलोइड की CEC अलग अलग होती है। मिट्टी के अलग अलग कणों की जो CEC है ना, वो अलग अलग होती है। मिट्टी के कण कौन कौन से हैं देखिए, देख लीजिए। अरे लिखे हुए हैं, हाँ ये ले लीजिए। खनिज होता है जिसका नाम है केओलिनाइट। क्या नाम है? बोलिए, केओलिनाइट। दूसरे नंबर बोलिए इलाइट। क्या बोलेंगे? तीसरे नंबर बोलिए क्लोराइट। क्या बोलेंगे? क्लोराइट। 4 नंबर पर बोलिए मॉन्ट मोरिलोनाइट। क्या बोलिए? मॉन्ट मोरिलोनाइट। 5 नंबर पे बोलिए वर्मिकुलाइट। 6 नंबर पे बोलिए ह्यूमस। और कुछ है क्या? नहीं। अरे अभी बताते हैं क्यों दे रखा है इसमें, समझिए। इसकी CEC होती है 3 से लगाकर 15 सेंटीमोल पर किलोग्राम। इसकी CEC होती है 20 से लगाकर 40, और इसकी भी होती है 20 से लगाकर 40। इसलिए भैया ने साथ में लिख दिया, लेकिन दोनों अलग अलग है। क्लोराइड अलग होता है, इलाइट
लेकिन दोनों की सी क्या होती है, बराबर होती है। नॉन पोलैरिटी होती है 80 से लगाकर 100 तक, वर्मी पोलैरिटी 120 से 150, इसकी 150 से 300। अब बताओ सबसे ज्यादा किसकी होती है, ह्यूमस की। लेकिन ह्यूमस होता है कार्बनिक, कैसा होता है, और ऊपर वाले सब कैसे हैं, अकार्बनिक। अब मैं पूछ रहा हूं अकार्बनिक में सबसे ज्यादा किसकी है, वर्मी पोलैरिटी। तो दोनों बातें याद रखना, लिख लीजिए। जैविक गुणधर्म में सबसे पहले क्या है, मृदा सूक्ष्म जीव। अच्छा सूक्ष्म जीव क्या होते हैं पता है आपको, जो दिखाई नहीं देते, तो फिर कैसे होंगे वो, तो जो दिखाई नहीं देता वो तो भगवान होता है। हाँ, जो नग्न आंखों से दिखाई उनके लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी लगानी पड़ती है। जो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखाई दे रहा वो भगवान है, समझ रहे, उनके लिए सूक्ष्मदर्शी नहीं, उसकी तीसरी आंख चाहिए होती, थर्ड आई है, जो संजय के पास थी, भगवान कृष्ण ने दी थी, समझ रहे। बाकी जो सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते उनको क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव। तो ऐसे जीव जो सामान्य आंखों से दिखाई लेकिन आगे माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो दिखाई दे देंगे, उनको बोलते हैं सूक्ष्म जीव। मतलब आकार में बहुत छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा आकार बड़ा है, मेरा आकार ये छोटा है, सूक्ष्म जीव है, ये तो वृद्ध जीव है। लेकिन जो अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते वो कैसे होते हैं, सूक्ष्म जीव। मिट्टी में मुख्यतः जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उनमें है जीवाणु, कवक, इसके अलावा है आपका शैवाल, प्रोटोजोआ, एक्टिनोमाइसीटीज और विषाणु वगैरह। सबसे इंपॉर्टेंट है जीवाणु। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, जैसे मैं नंबर की बात करूं कि भाई टोटल काउंट करें एक एक को, सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं, जीवाणु। लेकिन बाहर के आधार पर सबसे ज्यादा है कवक, क्योंकि जीवाणु संख्या में बहुत ज्यादा लेकिन बाहर में कम होते हैं, कवक बाहर में बहुत ज्यादा लेकिन संख्या में बहुत कम होते हैं। अब मैं बोलूं कि मेरे भैया का, हम दोनों भाई हैं और हम दोनों का बाहर जोड़े ना तो तुम 500 के बराबर हो, समझ रहे। तो बाहर में हम कवक लोग ज्यादा है, संख्या में तुम लोग ज्यादा हो, तो संख्या में तो जीवाणु और बाहर में कवक। तो ये समझना आपको कि वो मोटे होते हैं लेकिन संख्या में ज्यादा नहीं है, लेकिन जीवाणु संख्या में ज्यादा है लेकिन ज्यादा मोटे नहीं होते। आई बात समझ में। अच्छा अम्लीय मृदाओं में याद रखना कवक ज्यादा होते हैं। कवक क्या होते हैं, तो यदि कभी क्वेश्चन पूछा जाए अम्लीय मृदाओं में कौन ज्यादा है, अच्छा उदासीन मृदाओं में जीवाणु, क्षारीय मृदाओं में एक्टिनोमाइसीटीज और जलमग्न मृदाओं में शैवाल ज्यादा होते हैं, एल्गी जिसको बोलते हैं, हरित लवक बोलते हैं जिसको, है ग्रीन हरित ब्लू ग्रीन नील हरित शैवाल। तो जो नील हरित शैवाल जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, किसमें ज्यादा होते हैं, हाँ जल मग्न, जैसे धान के खेत में, किसी खेत में, धान के खेत में। एक आपको याद रखना है मृदा में कार्बनिक पदार्थ, कौन से पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। एक तो था कार्बनिक पदार्थ, आपको एक बात मैं बताऊं, नाम क्या है इसका, कार्बनिक पदार्थ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा आप सभी को पता है नाम कार्बनिक पदार्थ है तो इसमें सबसे ज्यादा तत्व कौन सा होगा, कार्बन होगा। तो एक बंदा आया था वॉन बेमलेन, क्या नाम था, वॉन बेमलेन। इसने कहा कि कार्बनिक पदार्थों के अंदर 58% कार्बन होता है। कितना परसेंट, 58%। वॉन बेमलेन ने बताया कि कार्बनिक पदार्थों के अंदर 58% सिर्फ क्या होता है, कार्बन। मान लीजिए कार्बनिक पदार्थ जो है ऑर्गेनिक मैटर है, वो कार्बन के, ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, फॉस्फोरस के, पोटेशियम के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, सल्फर के, सबके बने हुए। तो इसमें से कार्बन तो कितना है, 58, और 42 जो रिमेनिंग है वो सब है 42%। तो 58% कार्बन होता है। अब 100 में जब 58 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 1.724। इसको कहा जाता है बेमलेन कारक। क्या कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा बेमलेन कारक का मान कितना होता है, कितना होता है 1 पॉइंट। लिखा हुआ है क्या, पहले लिखा हुआ है, वहां जाइए, वहां जाइए, पहले पढ़ा दिया था क्या मैंने, पढ़ा दिया था ना, बहुत बढ़िया, वापस आ जाइए, मत जाइए। हाँ तो ये बेमलेन कारक, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1.724 क्या होता है, बेमलेन कारक होता है। आगे कौन सा गुणधर्म है भैया, अच्छा इन जीवाणुओं को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। कुछ जीवाणु होते हैं स्वपोषी, स्वपोषी माने स्व मतलब खुद, पोषी मतलब पोषण करने वाले, जिनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं, अच्छा आप बताओ आप स्वपोषी हो विषमपोषी हो, क्यों, खाना टिफिन आता है क्या आपका, तो खाना खुद कौन बनाता है, आप खुद, आप कैसे स्वपोषी हो विषमपोषी हो, जो खाना खुद बनाते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी, और जो खाना किसी और के ऊपर निर्भर है वो कैसे होते हैं, तो ये कौन से हुए, नहीं खाना मतलब खाना पकाना नहीं, खाना मतलब फूड मटेरियल, गेहूं इनका खुद का थोड़ी है, किसके ऊपर डिपेंड है, पौधे के ऊपर, ये तो दुकान वाले के ऊपर है, पैसे देंगे दुकान वाला, लेकिन दुकान वाला कहां से ला रहा है, गेहूं पौधे से ला रहा है ना। तो हम अपना भोजन खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते भाई, हम किसी और पे डिपेंड है। पौधा बोले नहीं मैं गेहूं नहीं पैदा करूंगा, तो हमारी मजाल की कर सकते हैं क्या, नहीं, तो हम किसी और पे निर्भर है। हम सब कैसे हैं, विषम, खाना पकाने से स्वपोषी नहीं होता, हम सब कैसे हैं, विषम। पौधा कैसा है, तो सूक्ष्म जीव भी कुछ स्वपोषी होते हैं, कुछ विषम। शैवाल स्वपोषी होता है, लेकिन कवक और जीवाणु, लिख लीजिए, जो खाना स्वयं बनाता है उसमें लिखिए शैवाल, स्वपोषी लिखा हुआ है ना, उसमें लिखिए शैवाल लिखा हुआ है। और जीवाणु और कवक क्या है, परपोषी, जिसको विषमपोषी या परपोषी बोलते हैं, जिनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। अब कुछ पौधे श्वसन में ऑक्सीजन लेते, कुछ जीव श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, उनको वायवीय कहते हैं, कैसे कहते हैं, और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उनको अवायवीय कहते हैं। कुछ जो कम टेंपरेचर पे जीते हैं उनको साइक्लोफिल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, जो मध्यम टेंपरेचर पे जीते हैं, मध्यम तापमान पे, उनको मीजोफिल्स कहते हैं, और जो उच्च तापमान पे जीते हैं उनको थर्मोफिल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है, सीएन अनुपात। लिखिए क्या होता है सीएन अनुपात, कोई बता सकता है सीएन अनुपात क्या होता है, क्या होता है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, क्या पता चलता है इससे, हाँ बहुत बढ़िया बोलिए। किसी भी पदार्थ में
कार्बन के अनुपात में नाइट्रोजन कितना है? एक अनुपात अपन अभी रूम पे निकालते हैं। टीचर अनुपात स्टूडेंट अनुपात, अध्यापक विद्यार्थी अनुपात, तो अपना क्या अनुपात रहेगा? हाँ, टोटल कितने आप? 7 नहीं 6, तो 1:6। तो इस क्लास का टीचर और स्टूडेंट अनुपात कितना है? 1 अनुपात या 6 अनुपात 6 स्टूडेंट और 1 टीचर, या 1 टीचर 6 स्टूडेंट। अब यदि क्लास की बात करें, अब मैं बोलूं क्लास में लाइट अनुपात पंखे कितने हैं, तो आप देखेंगे 4 और 1 5 पंखा है, और लाइट बहुत सारी आप गिन नहीं पाएंगे। मैं बोलूं इस क्लास में एसी अनुपात पंखा कितना है, तो 1 एसी और 5 पंखे, तो 1:5 है। तो ऐसे ही कार्बनिक पदार्थों में कार्बन कितना है और नाइट्रोजन कितना है। मान लीजिए 1 कार्बन है तो उसके बदले में कितने नाइट्रोजन है, और मान लीजिए 1 नाइट्रोजन है तो उसके बदले में कितने कार्बन है। इसको बोलते हैं सीएन अनुपात। सीएन अनुपात कंपोस्टिंग के लिए बहुत जरूरी है। कोई चीजें सड़ती है ना, तो सड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सीएन अनुपात, क्योंकि कंपोस्टिंग से जो वाइड सीएन होता है, बहुत बड़ा सीएन है, 100:1 है, तो कंपोस्टिंग होने के बाद क्या हो जाएगा? 20:1। कम हुआ ज्यादा हुआ? कम हो जाता है। किसकी मात्रा बढ़ी और किसकी कम हुई? अरे भैया देखो, यहां 100 कार्बन पर 1 नाइट्रोजन था, 200 कार्बन पे कितने नाइट्रोजन थे? 2 नाइट्रोजन। यहां 20 कार्बन पे कितना नाइट्रोजन है? 40 कार्बन पे, 60 कार्बन पे, 80 कार्बन पे और 100 कार्बन पे, और यहां 100 कार्बन पे कितना है? कार्बन कहां ज्यादा है? ऊपर वाले में। नाइट्रोजन कहां ज्यादा है? जितना कार्बन के ऊपर 1 नाइट्रोजन हुआ करता था पहले, उतने ही कार्बन कितने हो गए? तो कितने गुना बढ़ गया नाइट्रोजन? 5। तो सीएन अनुपात कम होने पर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। लिख लीजिए, सीएन अनुपात कम होने पर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। सीएन अनुपात कम होने पर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। कर लेते हैं। अब देखो, सामान्य मृदा का सीएन अनुपात होता है 10:1। भारतीय मृदाओं का होता है 8 से 12:1। भारतीय मृदाओं का कितना होता है? 8 से लगाकर 12:1। ह्यूमस का भी होता है 10:1। कितना होता है? 10:1। खाद होती है ना, खाद, उसका होता है 30 से 40:1। लिखा हुआ है तुम्हारे, कितना लिखा हुआ है? हाँ गलत है वो, 30 से 40:1। ऐसे लिखना, देखो 30 से 40:1 गलत लिखा हुआ उस बच्चे ने। खाद होती है ना, खाद, हरी खाद। अच्छा, हरी खाद कैसे कम होता है? कितना होता है? 20 से 30:1 हरी खाद का। ये तो खाद का, एसआईएम का 30 से 40। अच्छा, गोबर का कितना होता है? गाय के गोबर का 100:1। आप क्यों सुनाता कभी बात? बिना सड़ी खाद का। बिना सड़ी खाद क्या होता है? और गोबर का कितना होता है? 100। भूसे का कितना होता है? भूसा यदि गेहूं का है तो 80:1, और चावल का है तो 100:1 है। अच्छा, लकड़ी के बुरादे का 400:1। सबसे ज्यादा सीएन रेशियो कितना होता है? अच्छा, सीएन अनुपात बढ़ने पर चीजें सड़ती, जिसका कम होगा वो ज्यादा सड़ेगी, और जिसका ज्यादा होगा वो कम सड़ेगी। जैसे 20:1 से कम है तो अपघटन बहुत आसानी से होगा। अपघटन क्या होगा? और 30:1 से ज्यादा है तो अपघटन क्या होगा? मुश्किल होगा। ये लिखा हुआ होगा, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन, या फिर आपका लिखा होगा मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन। अरे भैया, शुरुआत में लिखा है सीएन अनुपात, शुरू में ही। सीएन अनुपात कहां शुरू हो रहा है? ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है? चलो मुझे आने दो मेरे दोस्त के पास। ये देखो, कार्बन पदार्थ का सीएन 20:1 से तो मृदा में नाइट्रोजन बढ़ेगा, 20 से 30 नाइट्रोजन न बढ़ेगा न घटेगा, और 30 से ज्यादा नाइट्रोजन की कमी स्थिरीकरण हो जाएगा। ये परफेक्ट याद करके आना। 20 से ज्यादा है तो 20 से कम है तो मिट्टी में यदि वो कार्बनिक पदार्थ डालेंगे तो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, और 30 से ज्यादा है तो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मृदा निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट टॉपिक है मृदा निर्माण। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉइल फॉर्मेशन। कोई बताएगा क्या होता है? देखो, यहां इसके अंदर 2 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। कितने प्रकार की प्रक्रियाएं? पहला है चट्टानों का टूटना, दूसरा है उस टूटे हुए पदार्थ से मिट्टी का बनना। मृदा निर्माण कितनी प्रक्रिया होती है? पहले चट्टानें टूटती है, फिर टूटी हुई चट्टानों से मिट्टी का निर्माण होता है। तो देखो, ये है चट्टान, ये चट्टान टूटेगी तो पैतृक पदार्थ बनेंगे। क्या बनेंगे? इनको बोलते हैं रिगोलिथ। क्या बोलते हैं? और ये रिगोलिथ आगे जाके क्या बनाएगा? मृदा बनाएगा। इस प्रक्रिया को कौन बताएगा क्या कहते हैं? हाँ सही बोले हो, अपक्षय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपक्षय, अपक्षय बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मृदा निर्माण कहते हैं। तो याद रखना कि चट्टानों का टूट के पैतृक पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है, और पैतृक पदार्थ का मिट्टी में बदलना मृदा निर्माण। इसको बोलते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं? कौन सा रिंग? वेदरिंग। और इसको क्या बोलते हैं? सोइल फॉर्मेशन या पेडोजेनेसिस। ये जो वेदरिंग होती है 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? भौतिक, रासायनिक, जैविक। सबसे इंपॉर्टेंट है रासायनिक। कौन सी इंपॉर्टेंट है? और रासायनिक में भी सबसे इंपॉर्टेंट है जल अपघटन। स्टार पॉइंट कर लेना। सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक अपघटन कौन सा है? जल अपघटन। सबसे इंपॉर्टेंट रासायनिक जो आपका अपक्षय है वो कौन सा है? जल अपघटन है। लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ? लिखवा लेते हैं, तो लिखा हुआ है। फिर है मृदा निर्माण। मृदा निर्माण में आपको 2 बातें याद रखनी है। मृदा निर्माण कितनी बातें याद रखनी है? 2। मृदा निर्माण के कुछ तो होते हैं कारक और कुछ होती है प्रक्रियाएं। अच्छा, मृदा निर्माण ऐसा ही है जैसे आपका सब्जी का निर्माण, जैसे आपके रोटी का निर्माण। मुझे बताओ, आपको सब्जी बनानी है, खाना अच्छा, चाय तो बनानी आती है सबको? मैगी, आपने मैगी बनाई कभी? अच्छा, मैगी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? नहीं, सबसे पहले वही बताएंगे, खड़े होकर बताएंगे। भैया कहाँ से हो आप? दोसा। और क्या नाम है? अंकित जी मीणा। और अंकित जी आप दोसा से हैं, तो आप पहली बार आए क्लास में? मेरी क्लास छोड़ लिया आपने पहले?
उदास नहीं रहना है, आपको खुश रहना है। मैं उदास हूं कि मेरा सर दर्द हो रहा है, समझ रहे हैं? लेकिन आपको उदास नहीं, आपको हो रहा है सर दर्द, नहीं, स्वस्थ है एकदम, मैं तो आगे क्लास भी नहीं ले पाऊंगा, अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है बुखार आ जाएगा, शरीर दर्द हो रहा है, क्योंकि ज्यादा पैसे आते हैं ना आदमी का तो रोग भी आ जाते हैं, पैसे बहुत कुलदीप ओके। तो अंकित जी आपको ये बताना है कि मैगी बनाने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है। मैगी का पैकेट सबसे पहले कहलाती है, और बनाने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है, बनाने का तरीका क्या कहलाता है। तो पहले क्या पढ़े बोलो, सामग्री पढ़ लेते, ये तो बात की बात है, पहले कारक पढ़ लेते। तो मृदा निर्माण कारक, मृदा निर्माण कारक, सबसे पहले मृदा निर्माण कारक दो कुछ दिए, कितने दिए, दो कुछ को जानते हैं ना, कितने कारक दिए, तीन कारक, कितने कारक दिए, कौन कौन से, तो उन्होंने कहा क्लाइमेट जलवायु, सेकंड उन्होंने कहा जीव, और तीसरा उन्होंने कहा पैतृक पदार्थ। कितने कारक बताए उन्होंने, तीन। तो सबसे पहले कारक किसने बताए, कितने बताए, पहला कौन सा, दूसरा और तीसरा। उसके बाद में आया जैनी, कौन आया, कौन से साल आया, 1941, और इसने कितने कारक बताए, 5। आज तक कितने कारक है, 5। इन्होंने एक समीकरण दिया, एक फॉर्मूला दिया, इक्वेशन दी, क्या दी, S इक्वल टू एफ सी एल बी आर पी टी, कुछ डॉट्स थे और बनकर। अब ये तो आपको दिखे ना 5 सी एल बी आर पी टी, कितने हैं टोटल, ये 5 ही मिट्टी निर्माण के कारक है। तो मिट्टी निर्माण के अभी कितने कारक है टोटल, पहला नंबर पे क्या है, सीएल, सीएल फॉर क्लाइमेट, क्लाइमेट इसको बोलते हैं जलवायु को, बी बायोस्फीयर जैवमंडल, आर रिलीफ या टोपोग्राफी स्थलाकृति, स्थलाकृति क्या बोलते हैं, पी पेरेंट मटेरियल पैतृक पदार्थ, टी टाइम समय। तो टोटल वापस बताओ, वापस कौन कौन से, पहले नंबर पे जलवायु क्या बोलते हैं शॉर्ट में, क्लाइमेट, सेकंड जैवमंडल क्या बोलते हैं शॉर्ट में, बायोस्फीयर, थर्ड नंबर पे स्थलाकृति क्या बोलते हैं, आर, फिर पैतृक पदार्थ क्या बोलते हैं, पी पेरेंट मटेरियल, और फिर समय टाइम टी। ये 5 कारक किसने बताए, जेनी। लेकिन जेनी ने कहा कि ये 5 कारक है, जलवायु है, वापस बोलो आंखें बंद करके, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, 4 नंबर, 5 नंबर समय, सीएल बोलो, सीएल बी आर पी टी बोलो, सीएल बी आर पी टी, हेलो ए कुलदीप बोल, सीएल बी आर पी टी, अब जोर से बोलो, सीएल बी आर पी टी, 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 सीएल बी आर पी टी। आगे बात में, हाँ बहुत बढ़िया। सीएल फॉर क्लाइमेट जलवायु, बी फॉर बायोस्फीयर जैवमंडल, आर फॉर रिलीफ टोपोग्राफी स्थलाकृति, पी फॉर पेरेंट मटेरियल, टी फॉर टाइम। फिर एक आया साइंटिस्ट नाम था जॉफिन, क्या नाम था, जॉफिन ने कहा शुरू के दो जो है ना ये तो सक्रिय कारक है। कैसे कारक है, कब आया जॉफिन, 1949 में, और ये बाकी के 3 है, ये कैसे कारक है, निष्क्रिय। आप क्वेश्चन पूछने जाए मिट्टी निर्माण के कारकों को सक्रिय और निष्क्रिय में किसने बांटा, सक्रिय और निष्क्रिय में किसने बांटा, जॉफिन। मिट्टी निर्माण के कारकों को 2 भागों में किसने बांटा, जॉफिन ने। मिट्टी निर्माण के कारक 5 किसने बताए, पहले 3 कारक किसने बताए थे, 2 खुद से। क्वेश्चन आएगा, आएगा तो कर लेना वापस, क्वेश्चन क्या आएगा देखो, मिट्टी निर्माण के टोटल कितने कारक है, किसने बताए, जैन। कितने भागों में बांटा, कौन कौन से, सक्रिय कितने, निष्क्रिय कितने, किसने बांटा, जॉफिन। मेरा सर्द हो रहा है, कल क्लास लेंगे मैं, और तुम शांति से बैठे रहना जब तक नेक्स्ट क्लास है तुम्हारी। कैसे बने, तरीका क्या है बनने का। तो पढ़ते हैं तो प्रक्रिया बहुत सारे प्रकार की है, लेकिन अपन वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे एक प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन, क्या बोलते हैं, ह्यूमिफिकेशन। वेरी गुड, किसका निर्माण होगा, ह्यूमस का निर्माण होगा, ह्यूमिफिकेशन। मैंने आपको पहले ये पढ़ाई थी, तो याद रखना ह्यूमिफिकेशन एक मृदा निर्माण की प्रक्रिया भी है। किसके निर्माण की प्रक्रिया है, मृदा निर्माण की प्रक्रिया। क्या बनता है इससे, कार्बनिक पदार्थों से ह्यूमस का निर्माण होता है। ये वर्ड याद रखना है आपको, कौन सा वर्ड है, ह्यूमस। आपसे पूछ लिया ह्यूमस क्या होता है, क्या बताओगे आप, इस इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ह्यूमस। अच्छा क्या होता है, तो कार्बनिक पदार्थों का ऐसा भाग जो आगे सड़ेगा नहीं, जो बहुत मुश्किल से सड़ पाएगा अब, और जो मिट्टी में धीरे धीरे जमा होने लगेगा। बहुत बार आप देखते हैं कार्बनिक पदार्थों की छोटी सी उम्र होती है, 3 महीने 4 महीने में सड़ जाते हैं, लेकिन सड़ के कुछ काले काले पदार्थ बनाते हैं ना, वो काले पदार्थ क्या कहलाते हैं, ह्यूमस। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से प्राप्त वो पदार्थ जो आगे फिर अपघटित नहीं होंगे, काले भूरे रंग के होते हैं, क्या कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। और ह्यूमस के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। बहुत बढ़िया, ह्यूमस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ह्यूमस बनने की प्रक्रिया ह्यूमिफिकेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, ह्यूमिफिकेशन। अब ये यहां लिखा हुआ नहीं है, हाँ ये मैंने पहले पढ़ाया था आपको, तो याद रखना ह्यूमिफिकेशन भी एक मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया है। इससे कौन सा संस्तर बनता है, ओ संस्तर, कार्बनिक संस्तर। तो याद रखना ह्यूमिफिकेशन से कौन सा संस्तर बनता है, ओ संस्तर बनता है। ऐसी बहुत सारी प्रक्रिया और है, 1-2 प्रक्रिया और याद रखना। एक होती है निक्षालन, एक होती है निक्षेपण। एक होता है निक्षालन और एक होता है निक्षेपण। एक को बोलते हैं इलुविएशन, मैंने पढ़ा रखा, याद हो तो, और एक को बोलते हैं आइलुविएशन। जब मैंने सोइल
हॉरिजन्स पढ़ाए थे, मर्दा परिच्छेदिका पढ़ाई थी, मर्दा के संस्तर पढ़ाए थे, तब मैंने कहा था एक संस्तर होता है ई संस्तर जिसको बोलते हैं A2 संस्तर, और एक संस्तर होता है बी संस्तर। जहां से चीजें जाती है उसको बोलते हैं ई या A2, जहां जाके जमा होती है उसको बोलते हैं बी। तो जहां से जाती है जाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, और जमा होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं। यह भी किसी प्रक्रिया है, मर्दा निर्माण की प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है, तो कुछ तो ये प्रक्रिया है, पहले नाम तो लिख लो कुछ प्रक्रियाओं की कहीं और। तो मर्दा निर्माण प्रक्रिया में क्या क्या प्रक्रिया पढ़नी है आपको याद रखना। कौन कौन सी प्रक्रिया पढ़नी है, एक पढ़नी है यूमिफिकेशन, इंग्लिश में भी लिख लेना यूमिफिकेशन। एक पढ़नी है निक्षालन, इसको बोलते हैं इलुविएशन। एक को बोलते हैं निक्षेपण, इसको बोलते हैं आइलुविएशन। लिख लीजिए, नाम नाम लिख लीजिए बस। हेलो नमस्कार, अब कुछ प्रक्रिया और है। एक है लेटरीकरण, कौन सी करण, लेटरीकरण, और एक है पोर्टजोलीकरण। कौन सी है, पोर्टजोलीकरण। इन दोनों को अच्छे से समझना है क्योंकि इन दोनों से अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है। कौन सी मृदा बनती है, तो याद रखना इन दोनों प्रक्रियाओं से कौन सी मृदाएं बनती है, अम्लीय मृदाएं बनती है। जब मैं अम्लीय मृदाएं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको और पूछूंगा कि दो प्रक्रिया ऐसी बताओ जिनसे अम्लीय मृदाओं का निर्माण होता है, तो आपको दो प्रक्रिया कौन कौन सी बतानी है, लेटरीकरण और पोर्टजोलीकरण। लेटरीकरण और पोर्टजोलीकरण। अब मैंने आपको मृदा का और भूपपड़ी का संगठन पढ़ाया था, याद हो तो, भूपपड़ी का संगठन, भूपरपट्टी का अर्धकृष्ट का संगठन पढ़ाया था। मैंने तत्व लिखाए थे कुछ इसमें कि ये तत्व होते हैं। कौन कौन से तत्व होते हैं, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और आयरन, ये चार मुख्य रूप से लिखाए थे मैंने। ऑक्सीजन कितना परसेंट लिखाया था, 46.6%, सिलिकॉन 27.7%, एल्यूमिनियम 8.13% और आयरन 5%। ये लिखवाए थे, 24% पागल है, ये लिखवाए थे मैंने। कौन कौन सा बताओ, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन 5%। ये आप टोटल जोड़ेंगे तो लगभग आप देखेंगे कि 88 हो जाता है, और जो कि बहुत बड़ी एक संख्या है। तो लगभग 90% तक तो ये चार ही हो जाते हैं। इन चार अकेले बैठे रहते हैं क्या, नहीं, ये ऐसे जुड़ के रह जाते हैं। देखो सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और बनाता है SiO2, इसको बोलते हैं सिलिका। क्या बोलते हैं भैया, सिलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम जुड़ता था Al2O3 के साथ और आयरन जुड़ता था Fe2O3 के साथ। ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, ये आयरन का ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड मतलब सिलिकॉन इसके साथ, एल्यूमिनियम इसके साथ, आयरन इसके साथ ऑक्साइड बना देते हैं। इन दोनों ऑक्साइड को साथ में एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है सेस्क्यू ऑक्साइड। क्या नाम है, सेस्क्वी ऑक्साइड। नहीं करना है, सेस्क्यू ऑक्साइड क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। अब मिट्टी में देखो, अर्थ क्रस्ट में ज्यादा थे, भूपपड़ी में, तो मिट्टी में भी ये क्या होंगे, और मिट्टी में इनके ऑक्साइड भी क्या होंगे। तो सबसे ज्यादा मुख्य रूप से ऑक्साइड कौन कौन से पाए जाते हैं, ये दो पाए जाते हैं, सिलिकॉन के ऑक्साइड, सेस्क्यू ऑक्साइड। सेस्क्यू ऑक्साइड क्या है, सेस्क्यू कोई तत्व तो नहीं है, एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड को क्या कहते हैं, सेस्क्यू ऑक्साइड कहते हैं। अब समझना कि इस मिट्टी में एक मिट्टी है, उसमें सिलिका पड़ा हुआ है और क्या पड़ा हुआ है, सेस्क्यू ऑक्साइड पड़ा हुआ है। मैंने आयरन और एल्यूमिनियम हटा के आर लिख दिया है, तो आपको समझ आना R2O3 क्या है, सेस्क्यू ऑक्साइड। देखना ये Al2O3 और Fe2O3, इन दोनों को क्या बोलते हैं, सेस्क्यू ऑक्साइड। मैंने एल्यूमिनियम और आयरन दोनों की जगह आप लिख लिया आर, तो क्या हो जाएगा R2O3 R2O3। तो R2O3 मतलब क्या है, सेस्क्यू ऑक्साइड। अब मान लीजिए किसी मिट्टी से, मानना है तुम्हें, मानना है, मानोगे, किसी मिट्टी से सिलिका जो है नीचे चली जाती है, मतलब क्या हो जाती है, निक्षालित हो जाती है, और सेस्क्यू ऑक्साइड का जमाव हो जाता है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, किसी मिट्टी में सेस्क्यू ऑक्साइड जो है वो क्या चली जाएगी, नीचे चली जाएगी, निक्षालित हो जाएगी, और सिलिका का क्या हो जाएगा, जमाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जमाव। तो यहाँ दोनों उल्टी है ना एक दूसरे से। अरे भैया ये तो ऊपर जम गई और ये निक्षालित होकर नीचे चल गया, निक्षेपित हो गई। ये ऊपर जम गया और ये नीचे जाके निक्षालित हो गया, समझे। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, विपरीत है। इन दोनों का अलग अलग नाम है। आपसे पूछा जाए कि किसी मिट्टी में सिलिका का निक्षालन और सेस्क्यू ऑक्साइड का जमाव, या किसी मिट्टी में सेस्क्यू ऑक्साइड का निक्षालन और सिलिका का जमाव क्या कहलाता है, तो इनके दो अलग अलग नाम है। तो आपको याद रखना है पोर्टसिलिजा, पोर्टसिलिजा। क्या बोलोगे आप, जैसे आपने सुना था ना गाना जा कबूतर जा, सुना था, ऐसे ही आपको याद रखना है पोर्टसिलिजा, पोर्टसिलिजा, पोर्टसिलिजा। बोलो बोलो और बोलो और बोलो। आप देखो मैंने एक प्रक्रिया का नाम क्या बताया था, पोर्टजोलीकरण। याद रखना, पोर्टजोलीकरण प्रक्रिया में सिलिका का जमा होता है, पोर्टजोलीकरण प्रक्रिया में सिलिका का जमा होता है। तो बाकी कौन रह गया, सेक्शन ऑक्साइड, वो क्या हो जाएगा, मिक्सर। तो इस प्रक्रिया का क्या नाम हो गया, पोर्टजोलीकरण। पोर्टजोलीकरण की उल्टी कौन होती है, लेटेरीकरण। तो जहां सिलिका नहीं जम रहा तो वो कौन सी प्रक्रिया है, लेटेरीकरण। बस अब आपसे कभी पूछा जाए लेटेरीकरण क्या होती है, तो लेटेरीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सिलिका निक्षालित होता है लेकिन सेक्सी ऑक्साइड जमा होता है। जबकि पोर्टजोलीकरण ऐसी प्रक्रिया जहां पे सेक्सी ऑक्साइड निक्षालित होता है लेकिन सिलिका का जमा होता है। लिखा हुआ है, पढ़ो देखो एक बार, पूरा पढ़ के बताओ, समझ में आ रहा है लिखा हुआ कि नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं लिखवाऊं।
तेरे भाई का बुखार सही नहीं हुआ, चेक करवाया, तुझे भी हो रहा है, लिखा हुआ पढ़ा, समझ में आया? कहाँ लिखा हुआ? मैं आ रहा हूँ, अंकित के पास आ रहा हूँ मैं, पहले कुलदीप से मिलूंगा। अच्छा, क्या समझ में आया इससे? ऊपरी संस्था में किसका जमा हो रहा है? तो जमाओ पोर्टसली जमाओ पोर्टसली करें। ऊपरी संस्था में किसका जमा हो रहा है? एल्यूमिनियम आयरन, सेक्स ऑक्साइड लिखो, आगे ऑक्साइड लिख, अधूरा लिखा हुआ है, ऑक्साइड लिखा है, सेक्स के आगे ऑक्साइड लिख। अरे ये क्या लिखा हुआ है? सेक्स की ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है? सेक्स की ऑक्साइड लिख, यहाँ बेटा, यहाँ ऑक्साइड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इन दोनों का क्लाइमेट याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? क्लाइमेट माने जलवायु। इन दोनों की जलवायु अलग अलग होती है। अब देखो, दोनों में कुछ चीजें जा रही है, जाना हमेशा पानी के साथ ही होता है, और जहां पानी ज्यादा उस जगह को क्या कहते हैं? आर्द्र। क्या कहते हैं? टैलेंटेड तो है छोरा, क्या कहते हैं? आर्द्र। तो दोनों में कहीं ना कहीं कुछ किसके साथ? पानी के साथ। तो दोनों की जलवायु कैसी होगी? आर्द्र होगी। ये भी कैसी होगी? आर्द्र होगी। बस बात इतनी याद रखनी है कि पोर्टजोलिकरण में आर्द्र के साथ ठंडी जलवायु होती है। कैसी जलवायु होती है? लेकिन लेटरीकरण में आर्द्र के साथ कैसी जलवायु होती है? उष्ण या फिर गर्म जलवायु होती है। कैसी जलवायु होती है? उष्ण या गर्म। बस ये बात याद है। दोनों में आर्द्र है, लेकिन लेटरीकरण में आर्द्र के साथ क्या है, और पोर्टजोलिकरण में क्या है? शीत जलवायु। अंडरलाइन कर दो। आगे क्या टॉपिक है अंकित? मृदा वर्गीकरण। क्या होता है वर्गीकरण? कोई बताएगा मुझे? भागों में बांटना। क्यों बांटते हैं मिट्टी को? मिट्टी को रंग और रूपों में क्यों बांट रहे हैं हम? अध्ययन की, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अध्ययन की सुगमता के लिए बांटते हैं, इजीनेस ऑफ स्टडी के लिए बांटते हैं, ताकि हम चीजें इजीली। एक दुकान है तुम्हारे किराने की, किराने की दुकान में तुम साबुन भी रखते हो, तेल भी रखते हो, सर्फ भी रखते हो, बहुत सारा मेकअप का और सामान रखते हो, किराने का भी सामान रखते हो। जैसे ला रहे हैं वैसे भर रहे हैं। तो किसी ने साबुन मांगना है यार, साबुन सबसे लास्ट में पड़ा है, तो फिर उसके ऊपर से जाना पड़ेगा, सिस्टमेटिक जा नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, पूरों को अलग अलग जमा देते हैं कि भाई साबुन का ये पूरा है, शक्कर का ये रखा हुआ है, सर्फ का ये है, कंगी का ये है, यहाँ पे अपना जो भी टूथब्रश है या नमकीन रखी हुई है, यहाँ पे बिस्किट से। तो अपन को जैसे ही बोलेगा, अच्छा आजकल दुकान वाले आप कहीं गए हो ना, दुकान वाले आजकल तो मॉल में जाने लगे, पहले दुकान पे जाते, दुकान से बोलते थे अरे भैया पार्ले जी देना, वो अपने सामने देख के पार्ले जी उठा के दे देता था, देख, क्योंकि उसको सब पता है कहाँ कहाँ बांट रखा है। तो ये काम सिंपल हो जाता है बांटने से। जब सब मिक्स करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, अब आपने कॉपी बनाई, उसमें एक हिंदी भी लिख ली, उसके ऊपर संस्कृत भी लिख ली, उसके ऊपर सोइल भी नोट्स बना लिए, उसके ऊपर आपके एग्रोनॉमी के नोट्स बना लिए, सबके नोट्स बना लिए। एग्जाम के टाइम पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए आप फेयर और रफ अलग अलग बनाते हैं। आप कभी रफ कॉपी से पढ़ते हो क्या? रफ से मिलाते हो, नोट्स किसमें लिखते हो? बढ़िया फेयर में। तो बांट क्यों रखा है? अध्ययन की सुगमता के लिए। किसके लिए? रूम पे भी आप गए होंगे, गंदे कपड़े अलग है, अच्छे कपड़े अलग है, किताबें अलग है, एग्रोनॉमी की किताब। अच्छा, आजकल तो बच्चे उस पर लिख लेते हैं, सुपरवाइजर की सेल्फ है ये पूरी, ये वाला पूरा जो आपका बॉक्स है वो किसका है? एग्रोनॉमी का बॉक्स है, ठीक है। ये वाला आरएस का बॉक्स है, इसमें आरएस की किताबें रखी हुई है, क्यों? आसानी से किताब मिल जाए। तो मिट्टी भी इस पूरे संसार में हजारों टाइप की है, लाखों प्रकार की मिट्टी है। इवन हमारे यहाँ कहते हैं कि हर 2 किलोमीटर में बोली और हर 3 किलोमीटर में अपनी मिट्टी बदल जाती है, मृदा बदल जाती है, पानी का स्वाद बदल जाता है, बहुत सारी चीजें बदल जाती है, बोली बदलती है। बोली आपको आपके गांव से 10 किलोमीटर दूर की भी बोली थोड़ी अलग होगी। आप बोले की करे, तो बोले कहीं करे, समझ रहे? तो की कहीं का फर्क आ जाता है, समझ रहे? तो बहुत सारी फर्क आता है। आपको लगता नहीं है बहुत बार बोली में फर्क, लेकिन बोली में फर्क आ जाता है। कोई तीसरा बंदा सुनने का लगेगा यार दोनों अलग अलग बोल रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए। तो ऐसे ही मिट्टी भी बदलती है। इतने प्रकार की मिट्टियों को अपन याद कैसे करें? क्योंकि अच्छा नहीं करेगा कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन जो इंटरेस्टेड बंदे हैं, जो सोइल पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तो ये है कि अलग अलग होनी चाहिए मिट्टी। फिर इससे ये पता चलेगा, आपको पता है कि मिट्टी कौन सी है, तो उस मिट्टी में कौन सा पौधा लग सकता है, कौन से उर्वरक डालने हैं, कितनी पैदावार होगी, कौन सा फर्टिलाइजर डालना है, कितना उसमें ऑर्गेनिक मैटर है, कितना उसमें कैल्शियम है, सब पता चल जाएगा। उसका पीएच क्या है। तो बांटना बड़ा जरूरी है, वर्गीकृत करना बड़ा जरूरी है। तो इस वर्गीकरण का करने का काम बहुत सारे लेवल पे किया गया। राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण आई थिंक आपको भूगोल वाले सर अच्छे से पढ़ा पाएंगे। इस नोट्स में तो लिखा हुआ है ही, लेकिन भूगोल वाले सर भी पढ़ाएंगे आपको। आपकी जियोग्राफी हो गई, नहीं पढ़े आपको मिट्टियों है? नहीं करवाई? तो चलो मैं करवा दूंगा, लेकिन मुझे नए जिलों का नॉलेज नहीं है, तो मैं मिट्टी तो प्रकार तो बता दूंगा, लेकिन अब कौन से जिलों में आती है तो अब आस पड़ोस के जिले याद रख लेना, समझ रहे? जैसे मैं बोलूं जोधपुर में कोई मिट्टी आती है, तो अब आप मान लीजिए जोधपुर के साथ वो फलोदी में भी आती है, लेकिन वो जियोग्राफी में आपको पता चलेगा कब नए जिले बने, वो किससे टूट कर बने, समझ रहे? अब मैंने बोला कि भाई गंगानगर में ये मिट्टी पाई जाती है, तो अनूपगढ़ में भी वो मिट्टी ही पाई जाएगी। आगे बात समझ में? अब मैं बोलूं कि आपका आपके बाड़मेर में ये मिट्टी पाई जाती है, तो मतलब बालोतरा में भी वही मिट्टी पाई जाएगी। 12 गणों में बांटा गया। कितने गणों में? प्रकार में नहीं, गण। और गण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? किसने बांटा? यूएसडीए ने। किसने बांटा? तो आपको याद रखना है, विश्व स्तर पर मृदाओं को यूएसडीए ने 12 गणों में बांटा। कितने गणों में बांटा? 12 गणों में। गणों को इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर्स। क्या बोलते हैं? तो सोइल के कितने ऑर्डर है? 12 ऑर्डर है। किसने बांटा? यूएसडीए। इन 12 ऑर्डर वाले सिस्टम को हम सोइल टेक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आपसे पूछा जाए कि इन 12 प्रकार के गणों वाले सिस्टम को क्या कहते हैं, तो सोइल टेक्सोनॉमी। सोइल टेक्सोनॉमी किसने दी? कितने गण है? 12 गण वाला यूएसडी ने कौन से गण में? सोइल टेक्सोनॉमी। सोइल टेक्सोनॉमी में कितने गण है? 12 गण। क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सुपरवाइजर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2023 में जो क्वेश्चन आया था, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि सोइल टेक्सोनॉमी के अनुसार कुल मृदा गणों की संख्या कितनी है? 12 है। लिख लीजिए सुपरवाइजर ने, देखो नोट्स में भी है कि नहीं? नोट्स में है। अच्छा, और भी क्वेश्चन बताऊंगा नोट्स में से आए, वो मिल ही नहीं रहा। अरे 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 अरे, कहाँ मिला? अंडरलाइन कर इसको 12 गणों में, और लिख कि 2023 सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हाँ, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2023 लिख, एजी एसयूपी
2023 23 में आया। अरे जब वैकेंसी आती है उसका ये लिखा जाता है पागल। जब जिस वर्ष वैकेंसी आती है ना, एग्जाम्पल कभी भी हो, कब लिखा जाता है? जब आती है तब। आपसे कभी पूछा जाएगा कि भाई कौन सी वैकेंसी में लगा? हाँ 23 में आई थी, 25 वाली में लगाऊं। अरे 23 में आ गई तो 23 वाली में लगा था, एग्जाम्पल कभी भी हो। चलो हाँ, तुम रहे ना रहे, लेकिन वो तो वैकेंसी तो वही रहेगी भाई, समझ गया? ओके कोई बात नहीं। कितने गण है? 12 गण है। नाम शुरू में देते हैं अजीब लगते हैं, बाद में बड़े प्यारे लगते हैं। शुरू में आपको 12 गणों के नाम याद नहीं होंगे, तो शुरू में नहीं होंगे तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बाद में आपको याद हो जाएंगे तो आप मुझे बताना। पहले मैं आपको रटवाऊं। कितने गण है टोटल? एक बार याद रखो। गण दिए किसने? यूएसडी कहां का है? अमेरिका का है। अमेरिका का भी राष्ट्रपति कौन है? हाँ पहले कौन था? अरे जो बाइडन था। जो बाइडन अभी कल 20 जनवरी को ही, परसों ही आपकी शपथ ली किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। 3 दिन ही हुए उसको बने हुए, उससे पहले वो वापस वही था। डोनाल्ड ट्रंप था, फिर जो बाइडन बना, बाइडन बैठ गया, कौन बन गया वापस? ट्रंप बन गया। ट्रंप आया था, नमस्ते अहमदाबाद, अहमदाबाद आके गया अपने इलेक्शन से पहले दिन। जब आया था अहमदाबाद तब हार गया था इलेक्शन, अब वापस वो जीत गया। ठीक है, तो अमेरिका का है, यूएसडी अमेरिका का है। और अमेरिका का उस सिस्टम का नाम क्या है? सोल टेक्सोनॉमी। क्या नाम है? कितने गण है? 12। 12 गणों को याद रखने का ट्रिक है आवामी हाउस एजी। आप गिनो टोटल कितने वर्ड हुए, कितने लेटर हुए? 12। तो ये 12 किसके से? सबके अगला अगला वर्ड है। मैं इंग्लिश में लिखता हूं पहले, फिर उसका हिंदी में भी लिखूंगा नाम क्या है। तो 12 का 12 अपन पहले इंग्लिश में लिखते हैं, फिर 12 के 12 को अपन हिंदी में लिखेंगे। अच्छा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, यहाँ ऐसे याद नहीं रखना है। ओके, पहले इंग्लिश में लिख लें HOUSE, फिर ए एंड जी। अच्छा, पहला वाला जो ए है मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं पहले। ए का मतलब है एरिडिसोल। क्या मतलब है? ARIDISOL। वी का है VERTISOL। ए का मतलब है ALFISOL। एम का है MOLLISOL। आई का है INCEPTISOL। अच्छा, एच का क्या है? HISTOSOL। ओ का OXISOL। यू का ULTISOL। एस का SPODOSOL। ई का ENTISOL। ए का ANDISOL। और जी का है GELISOL। ये 12 है। अब हिंदी में लिख लेते हैं एक बार नाम, फिर अपन इसको रटना शुरू करेंगे। हिंदी में क्या है? इसको बोलते हैं एरिडिसोल। क्या बोलते हैं? एरिडिसोल। सबके पीछे सॉल कॉमन है, इसको बोलते हैं वर्टिसोल। कौन सा सॉल? वर्टिसोल। इसको बोलते हैं एल्फीसोल। कौन सा है? अल्फीसोल। इसको बोलते हैं मोलिसोल। कौन सा सॉल? मोलिसोल। इसको बोलते हैं इंसेप्टिसोल। इंडिया में सबसे ज्यादा यही है, इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल। इसको बोलते हैं हिस्टोसोल। हिस्टोसोल। इसको बोलते हैं ऑक्सीसोल। कौन सा सॉल? अच्छा, इसको बोलते हैं अल्टीसोल। उल्टी नहीं, अल्टीसोल। इसको बोलते हैं स्पोडोसोल। क्या बोलते हैं? स्पोडोसोल। इसको बोलते हैं एंटीसोल। इंटिनी, एंटी, एंटीसोल। इसको बोलते हैं एंडीसोल। और सबसे लास्ट में है गैलीसोल। कौन सा सॉल? लिखा हुआ है क्या? 12 के 12 लिखे हुए हैं, सभी लिखे हुए हैं, हिंदी सही से लिखी हुई है। कोई करेक्शन हो तो जल्दी कर लो, एक दूसरे को बता के करो। हैं? क्या लिख लिया? हाँ तू सही कर ले। कैसे? बिना देखे अपन बोलने की कोशिश करते हैं शुरू से ही। ठीक है, एरिडिसोल, एरिडिसोल, वर्टिसोल, वर्टिसोल, एल्फिसोल, एल्फिसोल, मोलिसोल, मोलिसोल, इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल। ये तो हो गया आवामी। कौन हो गया? अब हाउस। हिस्टोसोल, हिस्टोसोल, ऑक्सीसोल, ऑक्सीसोल, अल्टीसोल, अल्टी यू से शुरू होता है, अल्टीसोल, स्पोडोसोल, स्पोडोसोल, एस से शुरू होता है, एंटीसोल, ई से शुरू होता है, एंटीसोल। एक ही वर्ड है ई से शुरू होने वाला, एंटीसोल। क्या नाम है? 2 है, एंडीसोल, एंडीसोल, गैलीसोल, एंडीसोल, गैलीसोल। बस इतना सिंपल है। तो याद एलईडी से शुरू करना है, गैली तक खत्म करना है। और टोटल कितने हैं? 12 गण हैं। एक एक करके हम सबको पढ़ना शुरू करते हैं। एक गण है जिसका नाम है एंटीसोल। क्या नाम है? अब आपको याद रखना, एंटीसोल राजस्थान में पाया जाने वाला सबसे प्रमुख गण है। तो कभी क्वेश्चन आए राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा गण पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? राजस्थान की मुख्यतम मर्दाएं एंटीसोल गण की है, एरिडिसोल की नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में एरिडिसोल ज्यादा पाया जाता है, जहां डेजर्ट है, जहां पे मरुस्थल है, वहां पर एरिडिसोल। पूरा राजस्थान मरुस्थल, तो राजस्थान के मरुस्थल में भी कौन सा पाया जाता है? और कौन सा पाया जाता है? एरिडिसोल। तो याद रखना, एंटीसोल राजस्थान में पाया जाने वाला प्रमुख। इधर इस वाले साइड पे पेज पे लिखा हुआ है, वहां कहां ढूंढ रहा है? हाँ हाँ, ऐसे गलतियां हो जाती है ना बहुत बार। राजस्थान में पाया जाने वाला प्रमुख कौन सा है? एंटीसोल है। एंटीसोल बहुत कम उपजाऊ है, लेकिन याद रखना ये सबसे पहले सबसे कम विकसित हुआ है। याद रखना, अभी हाल ही में बना है,
ज्यादा पुराना नहीं है। सबसे कम विकास किसका हुआ है? एंटीसोल बहुत ज्यादा विकसित हो जाता है ना, तो वो बन जाता है ऑक्सीसोल। क्या बन जाता है? तो आप क्वेश्चन पूछे सबसे कम विकसित कौन सा है, सबसे अधिक विकसित कौन सा है? सबसे कम विकसित, सबसे अधिक विकसित, बाकी सारी मिट्टियां इनके बीच की है। तो मिट्टियां बनना शुरू कहां से हुई और खत्म कहां होगी? ऑक्सीसोल में। तो आप क्या चार बातें याद रखनी। पूरे विश्व में सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? राजस्थान में सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? उपजाऊ थोड़ा क्या है? और सबसे कम विकसित कौन सा है? एंटीसोल। आगे बात समझ में? एंटीसोल के बाद में जब और विकसित होगा तो बनेगा इंसेप्टिसोल। क्या बनेगा? जब एंटीसोल थोड़ा विकसित होता है ना, मिट्टियां विकसित होने लग जाती है, तो क्या बनता है? इंसेप्टी। ये एंटीसोल की तुलना में थोड़ा ज्यादा विकसित है, लेकिन पूर्ण विकसित कौन है? ऑक्सीजन। सबसे अधिक विकसित कौन है? सबसे कम विकसित कौन है? इंसेप्टिसोल। एंटीसोल से ज्यादा विकसित है, तो एंटीसोल से कौन सी सोल बनेगी? इंसेप्टिसोल की स्पेलिंग कहां से शुरू हो रही है? आई फॉर इंडिया। आई फॉर इंडिया। आई फॉर क्या बताया इन्होंने? आई फॉर आइसक्रीम। लड़की का नाम बताया होगा। आई फॉर आइसक्रीम। आई फॉर क्या है? इंडिया। तो इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा है? इंसेप्टिसोल। स्टार पॉइंट कर लेना, 2025 वाली, 24 वाली या 26 वाली जो भी भर्ती है उसमें यही पूछा जाएगा। भारत में प्रमुख गण कौन सा पाया जाता है? तो भारत का सबसे प्रमुख गण कौन सा है? इन दोनों मिट्टियों के अंदर भारत की मृदाएं आती है जिसको बोलते हैं जलोढ़ मृदाएं। कौन सी मृदाएं? तो भारत की जलोढ़ मृदाएं किन गणों के अंदर आती है? एंटीसोल और मुख्यतः किसमें आती है? और जलोढ़ मृदाएं भारत की सबसे उपजाऊ मृदाएं हैं। भारत की सबसे उपजाऊ मृदाएं कौन सी है भैया? इंडिया की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? सबसे उपजाऊ कौन? इंडिया की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी? जलोढ़ मृदा। आगे बात समझ में? इंसेप्टिसोल भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। कौन सी मृदा आती है इसके अंदर? और जलोढ़ मृदा सबसे उपजाऊ है। एक आपको याद रखना है, वर्टिसोल। कौन सा सॉल याद रखना है? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एयू कोटा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। वर्टिसोल कौन सी मृदाओं का है? तो वर्टिसोल में कौन सी मृदा आती है? काली मृदाएं। मेरे पास एक गाड़ी भी है, पता है? बीएमवी। बीएमडब्ल्यू लूंगा बाद में, पहले कौन सी लिए मैंने? बीएमवी। थोड़ा सस्ता मॉडल है, तो याद रखना बीएमवी। क्या याद रखोगे? बी फॉर ब्लैक, बी फॉर एम फॉर मॉन्ट मोरिलोनाइट। क्या याद रखोगे? मॉन्ट मोरिलोनाइट। कितनी होती है सीसी? 80 से 100, 80 से 100। और वी फॉर वर्टिसोल, वी फॉर, तो वर्टिसोल में कौन सी मिट्टी आती है? ब्लैक माने काली मिट्टी। और हमारे इंडिया में काली मिट्टी को बोलते हैं काली कपास मिट्टी, क्योंकि वो किसके लिए सही है? कपास की खेती के लिए सही है। कहां पाई जाती है इंडिया में? महाराष्ट्र में। राजस्थान में कोटा, बारात, बूंदी। आगे बात समझ में? झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। आगे बात समझ में? तो ब्लैक काली मिट्टियों के अंदर कौन सा खनिज पाया जाता है और कौन से गण में आती है? वर्टिसोल गण में आती है। लिखा हुआ बीएमवी, सब लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं जो पढ़ाया नहीं हो। वर्टिसोल के अंदर दिक्कत क्या है कि इसके अंदर स्वेलिंग श्रिंकेज पाया जाता है, फैलाव संकुचन पाया जाता है, फूलना सिकुड़ना पाया जाता है। ये मिट्टियां पानी पाके फूल जाती है और पानी सूखता है तो सिकुड़ जाती है। इसी वजह से इनके अंदर क्या पाई जाती है? सूखने पर, गिल्ली मिट्टी में दरारें नहीं है, सूखने पर, क्योंकि सूखने पर क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, तो बीच में क्या रह जाएगी? दरारें। तो दरारें कौन सी मिट्टी में पाई जाती है? या फिर ब्लैक सोइल। ब्लैक सोइल माने काली मिट्टी। अच्छा, इन दरारों को बोलते हैं सिलिकन साइड्स। क्या बोलते हैं? ये वर्ड लिखा हुआ है क्या? लिखो ये वर्ड सिलिकन साइड, क्योंकि सुपरवाइजर एयू कोटा में पूछा गया था तो दरारें नहीं लिखी हुई थी। हिंदी में भी क्या लिखा हुआ था? सिलिकन साइड्स। तो सिलिकन साइड्स पाए जाते हैं। और नाम इसका नाम है माइक्रो रिलीफ। क्या नाम है? जिसको बोलते हैं गिलगाई रिलीफ। क्या बोलते हैं? लिख लो, गिलगाई रिलीफ। लिखवाऊं सही से? हाँ, सब दरारों के नाम है। दरार या सिलिकन साइड या गिलगाई रिलीफ या माइक्रो रिलीफ, ये सब किन मिट्टियों में पाए जाते हैं? काली मिट्टियों में। काली मिट्टियों में कौन सा संस्तर नहीं पाया जाता? कौन सा? क्यों? लिखा हुआ है? बिल्कुल याद रखना, काली मृदाओं में बी संस्तर नहीं पाए। कि काली को इंग्लिश में कहते हैं क्या है? ब्लैक। ब्लैक की स्पेलिंग क्या है? BLACK। लैक का मतलब क्या होती है? कमी। LAK लैक मतलब झील, LAC के लैक मतलब कमी। किसकी कमी है? बी की कमी है। समझ रहे हैं? तो ब्लैक वर्ड इसलिए पड़ा है ब्लैक, क्योंकि बी की इसमें क्या है? अरे बी लैक मतलब बी की कमी। तो ब्लैक सोइल में, काली मिट्टियों में कौन सा संस्तर की कमी होती है? बी। तो कौन सा संस्तर नहीं पाया जाता? बी संस्तर नहीं पाया जाता। लिख लीजिए, काली मृदा लिखा होगा शायद। हाँ, तो स्टार पॉइंट कर दीजिए, काली मृदाओं में बी संस्तर नहीं पाया जाता। इसको बताओ, इसको बताओ, जगह बताओ इसको। अरे कुलदीप टैलेंटेड बंदा है यार। अच्छा, पहले नहीं था, शुरू में बहुत कम याद, लेकिन जब से साथी मिला ना तब से भाई में बहुत टैलेंट आ रहा है, बहुत टैलेंट। चलो, एक है आपको याद रखना, मॉलिसोल। कौन सा सॉल? अब मैं भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टियों की बात करूं तो जलोढ़ मृदाएं। पूरे विश्व का सबसे उपजाऊ गण कौन सा है? सबसे उपजाऊ गण कौन सा है? खेती के लिए सबसे उपयुक्त गण कौन सा है? लिख लीजिए, खेती के लिए सबसे उपयुक्त गण, खेती के लिए सबसे उपयुक्त गण कौन सा है? मॉलिसोल है। अरे लिखा हुआ है भाई, मिल गया तो मैं तुमसे लूंगा बदला। कहां जा रहा है मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, नीले? ये देख, विश्व की सबसे अधिक उपजाऊ मृदाएं मॉलिसोल गण में, अन्य बिंदुओं में लिखा हुआ है ना? अच्छा, एक बात आपको याद रखनी, ऑक्सीसोल जो है सबसे विकसित मृदा है। ऑक्सीसोल सबसे विकसित मृदा है। और ऑक्सीसोल के अंदर एक मृदा आती है, मृदाओं का नाम है लेटेराइट मृदाएं। कौन सी मृदाएं? लेटेराइट मृदाएं।
अब अपना एक टॉपिक नया शुरू होगा, राजस्थान की मृदाएं। किसकी मृदाएं? कौन सी मृदाएं? राजस्थान की मृदाएं, जो हम कल पीपीटी की सहायता से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। क्लास थोड़ी है तुम्हारी इसके बाद।